हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और अभी हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का टॉपिक। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाया था और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब आज के लेक्चर में हमें इसी न्यूटन के सेकंड लॉ से ही रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ना है, जो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। जब कई सारी बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो फोर्स लगाने से वो बॉडीज कैसे मोशन करेगी, यही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो शुरू कर देते हैं कनेक्टेड बॉडीज का मोशन। देखो, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम किसी एक एम मास की बॉडी पर कुछ फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मोशन करेगी और इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। इस बॉडी पर लगने वाला ये जो फोर्स है ये होता है F इक्वल टू एम ए। बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन करने पर हमें इस बॉडी पर लगने वाला ये फोर्स मिल जाएगा, F इक्वल टू एम ए। ये हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया था। अगर हमें यहाँ से इस बॉडी के मोशन का एक्सेलरेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। बॉडी के मोशन का अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। हम इस मास को फोर्स के नीचे भेज देंगे, हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो हमने जैसे किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगाया, बॉडी मोशन करेगी, बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगा। ये एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, बॉडी पर अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय बॉडी का मास करके हम ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये एक सिंगल बॉडी का मोशन होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमें एक से ज्यादा बॉडीज का मोशन पढ़ना है जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी। जैसे ये मेरे पास कोई एक m1 मास की बॉडी है और इससे कनेक्टेड ये मेरे पास दूसरी m2 मास की बॉडी है। एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2 और दोनों की दोनों देखो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। जब मैं इन दोनों में से किसी भी एक बॉडी पर कुछ फोर्स लगाऊंगा, चाहे ये वाली बॉडी पर लगाओ चाहे ये वाली बॉडी पर लगाओ, जब मैं इन दोनों में से किसी भी एक बॉडी पर कुछ फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने पे क्या करती है, बॉडी मोशन करती है। यहाँ पर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दो बॉडीज के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इनमें से किसी भी एक पर कुछ फोर्स लगाऊंगा तो कनेक्टेड बॉडीज दोनों के दोनों मोशन करेगी। किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओ, दोनों की दोनों कनेक्टेड बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। इसी कनेक्टेड बॉडीज के मोशन के बारे में हमें आज के लेक्चर में डिस्कशन करना है। तो अपने पास ये क्या है, दो बॉडी है, दोनों के दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। ये कनेक्टेड बॉडीज एक साथ मिलकर अपना खुद का एक सिस्टम बना लेगी, अपना खुद का एक सिस्टम ये बॉडीज मिलकर बना लेगी। अब जैसे हम इस सिस्टम में से किसी भी एक बॉडी पर या फिर किसी भी एक मास पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स इस अकेली बॉडी पर नहीं लगेगा, ये फोर्स दोनों बॉडी से मिलकर बने इस पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा। अब फोर्स लगाने पे क्या होता है सर, मोशन होता है। तो क्योंकि ये सिस्टम अकेली बॉडी पर नहीं पूरे के पूरे सिस्टम पर लग रहा है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, मोशन करेगा। ये सिस्टम क्या करेगा, मोशन करेगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ के टाइम में इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बताया था कि अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब यह होता है कि सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है। हर एक बॉडी इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में होती है। यह बात मैंने आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ के टाइम में बताई थी। यही सेम बात यहां पर लगेगी। अगर पूरे के पूरे सिस्टम पर कुछ फोर्स लग रहा है, अगर पूरा सिस्टम मोशन कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी, ये वाली बॉडी भी, ये वाली बॉडी भी, सब की सब बॉडी मोशन करेगी। अगर पूरा सिस्टम मोशन कर रहा है मतलब सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी मोशन करेगी। हमने फोर्स सिर्फ इस एक बॉडी पर लगाया था, लेकिन ये फोर्स लगा किस पर, पूरे के पूरे सिस्टम पर, जिसकी वजह से सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी मोशन करेगी, ये वाली बॉडी भी और ये वाली बॉडी भी। ये होता है कनेक्टेड बॉडीज का मोशन। और कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का कॉन्सेप्ट हमसे यह कहता है कि सिस्टम में प्रेजेंट सभी की सभी बॉडीज सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करती है। जिस एक्सेलरेशन के साथ ये वाली बॉडी मोशन करेगी, उसी एक्सेलरेशन के साथ में ये वाली बॉडी मोशन करेगी। अगर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है तो ये वाली बॉडी भी ए एक्सेलरेशन से ही मोशन करेगी। ये हमें कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। अगर दो बॉडीज जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये मिलकर क्या करेगी, अपना खुद का एक सिस्टम बनाएगी। सिस्टम पर हम फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम मोशन करेगा। सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। ये कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम इसको लिखते हैं, फिर आगे इसके बारे में स्टडी करते हैं। लिखेंगे, इन मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इन मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज व्हेन a force when a force is applied on system on a system, then the
system moves, then the system moves, and all the bodies of system moves with same acceleration. ये कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि जब हम किसी सिस्टम पर फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम क्या करेगा, मोशन करेगा, और सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी, ये वाली बॉडी भी, इससे आगे भी और कोई बॉडी होती है वो बॉडी भी, सबकी सब बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। ये कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर अपने पास यहाँ पर दो नहीं तीन बॉडीज होती, जैसे ये एक m1 मास की बॉडी, ये इससे कनेक्टेड दूसरी m2 मास की बॉडी, और इससे कनेक्टेड ये तीसरी m3 मास की बॉडी, इनमें से किसी भी एक पर मैं फोर्स लगाता, मान लो मैं इस बॉडी पर ये F का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मोशन करता, ये फोर्स पूरे सिस्टम पर लगता, और सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मोशन करती। अगर ये वाली बॉडी ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है तो ये और ये बॉडी भी इसी ए एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करती। ये होता है कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का कॉन्सेप्ट। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया? हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से हमको समझ में आ गया। तो अब आप डिटेल में कनेक्टेड बॉडीज का मोशन पढ़ने के लिए तैयार हो। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको, मिटा दो इसको, चलो इसको मिटाते हैं और हम अभी पढ़ते हैं कनेक्टेड बॉडीज का मोशन। सबसे पहले अभी हम दो कनेक्टेड बॉडीज का मोशन पढ़ने वाले हैं, दो कनेक्टेड बॉडीज का मोशन पढ़ने वाले हैं। ये मैंने यहां ग्राउंड पर एक कोई m1 मास की बॉडी ले रखी है, और ये मैंने दूसरी इसी से कनेक्टेड एक m2 मास की बॉडी ले रखी है। मैंने ग्राउंड पर दो बॉडीज लिए, एक बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास m2, दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। क्योंकि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये एक साथ मिलकर अपना खुद का एक सिस्टम बनाएगी। अब जैसे इस सिस्टम में प्रेजेंट किसी भी एक बॉडी पर मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, मान लो ये m1 मास वाली बॉडी पर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स इस एक अकेली बॉडी पर नहीं लगेगा, ये फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम मोशन करेगा। अब क्योंकि ये सिस्टम मोशन करेगा तो सिस्टम के मोशन करने पर इसमें प्रेजेंट हर एक बॉडी भी मोशन करती है, और क्योंकि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये एक साथ मोशन करेगी, सेम एक्सेलरेशन से मोशन करेगी। जैसे ये m1 मास वाली बॉडी अगर ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है तो m2 मास वाली बॉडी भी ए एक्सेलरेशन से ही मोशन करेगी, और इसी मोशन के बारे में हमें अभी स्टडी करनी है। इस एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो हम इन दोनों बॉडीज पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। इन दोनों बॉडीज का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर हम न्यूटन के लॉस का यूज करते हुए इस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। करें शुरू? ओके, देखो ये जो m1 और m2 मास वाली बॉडी है, सबसे पहले तो इन पर ग्रेविटी एक्ट करेगी और इन पर लगेगा डाउनवर्ड वेट वाला फोर्स। m1 मास वाली बॉडी पर लगेगा नीचे की तरफ m1g, और m2 मास वाली बॉडी पर लगेगा नीचे की तरफ m2g का वेट। सबसे पहले तो ये फोर्स लगेगा। फिर हमने इन दोनों बॉडीज को कहां पर रखा है? ग्राउंड पर रखा है। तो ये जो ग्राउंड वाली सरफेस है ना, सरफेस, ग्राउंड वाली सरफेस, इसके कॉन्टेक्ट में है ये दोनों ही m1 और m2 मास वाली बॉडीज। तो कॉन्टेक्ट वाली सरफेस से तो ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लगता है। हाँ सर लगता है। तो ये जो कॉन्टेक्ट वाली ग्राउंड वाली सरफेस है ना, ये इस m1 और m2 मास वाली बॉडी पर क्या करेगी? इन दोनों बॉडीज पर नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लगाएगी। ये कॉन्टेक्ट सरफेस m1 मास पर अपने से ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n1 लगाएगी, और m2 मास वाली बॉडी पर ये कॉन्टेक्ट सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n2 लगाएगी। तो ये ग्राउंड वाली कॉन्टेक्ट सरफेस ने इन दोनों ही बॉडीज पर क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन। m1 मास पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन n1, m2 मास पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन m2। तो ये दोनों बॉडीज भी रुकेगी नहीं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है ना, ये होता है पेयर में एग्जिस्ट करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है, जोड़े में आता है, अकेला नहीं आता है कभी भी। जैसे ये अपने पास सरफेस है ना, इसने m1 मास पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाया? n1। तो ये जो m1 वाला मास है ना, m1 वाला मास, ये भी इस कॉन्टेक्ट सरफेस पर इतना ही बराबर n1 का नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। m1 मास ने भी सरफेस पर इतना ही बराबर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगाया n1। ठीक। अब ये जो m2 मास है, इस पर भी तो सरफेस ने n2 का लगाया था नॉर्मल रिएक्शन, तो इतना ही बराबर नॉर्मल रिएक्शन n2 ही ये m2 मास भी इस सरफेस पर लगाएगा। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्टेक्ट फोर्स। और ध्यान से देखो, एक और सरफेस है जो कॉन्टेक्ट में है,
ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनके देखो ये वाली सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ही तो है। हाँ सर, इनकी ये वाली सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, तो ये वाली जो कॉन्टेक्ट सरफेस है यहां से भी नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स बनेगा। ये जो M1 वाली बॉडी है ना, M1 वाली बॉडी, ये किसके कॉन्टेक्ट में है? M2 के, और M2 भी M1 के कॉन्टेक्ट में है। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किस में एग्जिस्ट करता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले ये M1 वाली बॉडी इस कॉन्टेक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर M2 पर लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन N, और इतना ही बराबर नॉर्मल रिएक्शन ये M2 वाली बॉडी M1 पे लगाएगी N। इतना ही बराबर नॉर्मल रिएक्शन ये M2 मास वाली बॉडी M1 मास वाली बॉडी पर लगाएगी। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्स एक्सिस में क्यों लगा? क्योंकि ये देखो कॉन्टेक्ट सरफेस किसमें है? वाई एक्सिस में, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस में ये लग गया नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स। इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, इतने ही टाइप के फोर्सेस इन दोनों बॉडीज पर लग रहे हैं। अब हम एक एक करके दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसके मोशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी एक बॉडी को उठाएंगे, उसको हम एक पॉइंट बना लेंगे। सबसे पहले हम ये M1 मास वाली बॉडी की बात करते हैं। ये M1 मास वाली बॉडी है अपने पास। इस पर देखो एक तो आगे की तरफ ये फोर्स F लग रहा है। इस फोर्स F को मैं या तो ऐसे शो कर सकता हूं या फिर इसी को मैं आगे बढ़ाकर इस तरह से भी बता सकता हूं, दोनों एक ही बात होती है। तो एक तो इस पर आगे की तरफ ये फोर्स F लग रहा है, एक देखो इस पर ये ऊपर की तरफ सरफेस ने लगाया नॉर्मल रिएक्शन, एक इस पर सरफेस ने ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 लगाया, एक नीचे की तरफ इस पर क्या एक्ट कर रही है? ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और एक इस M2 मास ने M1 पर ये नॉर्मल रिएक्शन वाला कॉन्टेक्ट फोर्स लगाया है N, नॉर्मल रिएक्शन N लगाया है। ये चार टाइप के इस पर फोर्सेस लग रहे हैं। एक और फोर्स आपको डाउट हो सकता है कि सर वो लग रहा है, बट वो नहीं लगेगा। यहां पर ये जो N1 वाला नीचे की तरफ फोर्स है ना, इसको देखो हमने कहीं पर भी शो नहीं किया। क्यों नहीं शो किया है? क्योंकि ये जो N1 वाला फोर्स है ना, ये इस M1 मास वाली बॉडी पर नहीं लग रहा है। हम फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस बताते हैं, बॉडी के द्वारा लगाए गए फोर्सेस नहीं बताते हैं। फोर्सेस एक्टेड बाय बॉडी नहीं लगाते हैं, या फिर फोर्सेस एक्सर्टेड बाय बॉडी नहीं लगाते हैं, बॉडी पर एक्ट करने वाले फोर्स लगाते हैं। ये सब के सब फोर्स बॉडी पर लग रहे हैं, लेकिन ये वाला फोर्स है ना N1, ये बॉडी इस कॉन्टेक्ट सरफेस पर लगा रही है, तो ये वाला फोर्स हम फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये सब टाइप के फोर्सेस बॉडी पर लग रहे हैं और बॉडी ए एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ जा रही है एक्स एक्सिस में। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन के लॉ का यूज करते हुए इक्वेशन बनाएंगे, इस फ्री बॉडी डायग्राम को हम सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम नेट फोर्स की बात करते हैं, वाई एक्सिस में कितना होगा। वाई एक्सिस में देखो एक फोर्स है ऊपर की तरफ, एक फोर्स है नीचे की तरफ, बॉडी मोशन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में कर रही है, वाई एक्सिस में बॉडी कोई भी मोशन नहीं कर रही है। वाई एक्सिस में बॉडी किस में? रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट में होती है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मोशन करती है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ में मोशन करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में। तब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में। अब क्योंकि बॉडी यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, बॉडी वाई एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं कर रही है, वाई एक्सिस में बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब ये कि बॉडी पर वाई एक्सिस में लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। वाई एक्सिस में बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। तो वाई एक्सिस में लगने वाले नेट फोर्स को आप किसके बराबर करोगे? जीरो के बराबर करोगे। वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्स है? एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, एक नीचे की तरफ M1G। नॉर्मल रिएक्शन कितना? N1 ऊपर था तो हमने लिख दिया, नीचे की तरफ क्या? M1G का ये वेट, क्योंकि नीचे की तरफ आप माइनस लगाओगे M1G इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस वाले टर्म को आप इधर लेके आओ, आपको मिलेगा N1 वाला नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू M1G। ये आपने यहां से M1 मास पर कॉन्टेक्ट सरफेस के द्वारा लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया कि ये जो अपने पास कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसने M1 मास पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया, ये आपने निकाल लिया। बट हमसे ये चीज यहां पर नहीं पूछी जाती है, हमसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्टेड बॉडीज के मोशन के बारे में पूछा जाता है। हमसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्टेड बॉडीज के मोशन के बारे में पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के मोशन से रिलेटेड चीजें हमसे पूछी जाती हैं। ये हमसे मोस्टली नहीं पूछा जाता है, फिर भी क्योंकि ये सवाल की प्रोसेस का हिस्सा है तो मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के नेट फोर्स के बारे में। नेट फोर्स एक्स एक्सिस का बताओ किसके बराबर होगा, क्योंकि बॉडी यहाँ पर एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, एक्स एक्सिस में बॉडी मोशन कर रही है, इसके पास एक्सेलरेशन है, तो आप क्या करोगे? आप लगाओगे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ हमसे बोलता है कि अगर बॉडी मोशन कर रही है, उसके पास एक्सेलरेशन है, तो आप लिखोगे एफ नेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास कितना है? M1, मास कितना है? M1।
साथ में एक्सेलरेशन कितना है a, F नेट इक्वल टू m1 a। नेट फोर्स कितना है एक्स एक्सिस में, आगे की तरफ F आपने लिखा F, पीछे की तरफ n तो आप लिखोगे -n क्योंकि पीछे की तरफ है, इक्वल टू m1 a। ये आपने लिख दिया, आपके पास बन गई दोस्त एक इक्वेशन जिसको आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 1। ये आपने एक बॉडी का FBD बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब हम M2 मास वाली इस दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M2 मास वाली बॉडी पर एक तो नीचे की तरफ लग रहा है वेट M2G, एक ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N2। एक इस पर ध्यान से देखो, ये M1 मास वाली बॉडी ने आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया है N का, और कोई फोर्स पीछे है नहीं, पीछे की तरफ कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस M2 मास वाली बॉडी पर, और एक इस बॉडी के पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन तो है। ये इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई एक्सिस के नेट फोर्स की बात करते हैं। एफ नेट वाई एक्सिस का कितना होगा, वाई एक्सिस में क्योंकि बॉडी कोई मोशन नहीं कर रही है तो वाई एक्सिस का एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस में कौन कौन से नेट फोर्स, एक ऊपर की तरफ N2, ओके, एक नीचे की तरफ M2G तो -M2G इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा N2 इक्वल टू, ये माइनस वाले टर्म को इधर लाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा प्लस का, N2 इक्वल टू M2G। ये आपको कॉन्टेक्ट सरफेस के द्वारा इस दूसरी M2 मास वाली बॉडी पर लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। इतना समझ में आया? हाँ सर, ये भी प्रोसेस का हिस्सा था तो हमने समझ लिया, हमसे ये नहीं पूछा जाता है। हमें अब एक्स एक्सिस के नेट फोर्स की हमें बात करनी है, क्योंकि बॉडी एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है तो एक्स एक्सिस में लगने वाला नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यहां पर मास है M2, एक्सेलरेशन है। नेट फोर्स कितना है एक्स एक्सिस में, एक आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N, और पीछे की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, एकमात्र यही फोर्स है, N इक्वल टू M2A। ये आपने दोस्त लिख दिया, ये आपने लिख दिया। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आई है। इक्वेशन 1 है F माइनस N इक्वल टू M1A, इक्वेशन 2 है N इक्वल टू M2A। ये दो दोस्त आपको इक्वेशन मिली है। इतना सब कुछ समझ में है? हाँ सर, इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन हम इस तरफ लिखते हैं, ऊपर की तरफ हम लिखेंगे F माइनस N इक्वल टू M1A और N इक्वल टू M2A। ये दो इक्वेशन दोस्त हमें मिली है, ये दो इक्वेशन हमें मिली है। पहली है इक्वेशन नंबर 1, दूसरी है इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, हम यहां पर इस इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह ये n वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पर f माइनस एन इक्वल टू M1A में हम n की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं M2A। n की जगह हम क्या लिखेंगे, M2A। तो सोल्व करते हैं, लिखते हैं f माइनस n की जगह हम क्या लिखेंगे, ये M2A लिखेंगे। M2A इक्वल टू हमारे पास क्या है, इक्वल टू हमारे पास क्या है, f माइनस एन, एन की जगह हमने लिख दिया M2A। हमारे पास इक्वल टू में क्या बचा है, M1A, ये आगे बचा है। माइनस वाले टर्म को इधर लेकर आओ, आपको मिलेगा f इक्वल टू M1A, तो पहले से पढ़ा था, ये माइनस वाले टर्म इधर आकर बनी M2A, M1A प्लस M2A। यहां से हम एक्सेलरेशन को कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा f इक्वल टू M1 प्लस M2A, M1 प्लस M2A। ये हमें क्या मिला है, ये हमें फोर्स मिला है, ये हमें अप्लाइड फोर्स मिला है। इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, इतना सब कुछ समझ में हमको आ गया, इतना सब कुछ तो हमको समझ में आ गया। तो एक काम करता हूं, ऊपर से मैं इसको मिटाता हूं, ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। मेन इक्वेशन अपने हम लिख लेते हैं। हमें मिला था एक तो देखो f माइनस एन इक्वल टू M1A, बिल्कुल, एक तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिला था। एक हमें मिला था n इक्वल टू M2A, ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला था दूसरी बॉडी का FBD बनाने पर। और हमें मिला यहां पर इस इक्वेशन नंबर 1 में n का वैल्यू रखने पर हमें मिला f इक्वल टू M1 प्लस M2A। ये हमें दोस्त अब तक मिला था। फोर्स F इक्वल टू टोटल मास M1 प्लस M2, ये इसका मास M1 प्लस इसका मास M2, तो सिस्टम का टोटल मास M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय ये एक्सेलरेशन जिसके साथ में ये कनेक्टेड बॉडीज मोशन कर रही है। अगर हमें यहां से मोशन का एक्सेलरेशन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, हम इस टोटल मास को फोर्स के नीचे भेज देंगे, A इक्वल टू F बाई M। टोटल मास क्या है, M1 प्लस M2, ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा मोशन का। या फिर इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, F क्या है, इस सिस्टम पर या फिर इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स है, सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स है। हम लिखेंगे इसको F नेट, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 क्या है, टोटल मास है, क्या है, टोटल मास है सिस्टम का, टोटल मास।
तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, या फिर F बाई m1 प्लस m2। इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब अगर आपसे साथ में एक और चीज पूछी जाए, एक तो आपसे मोशन का एक्सेलरेशन पूछा गया, आपने निकाल गया। दूसरी चीज आपसे पूछी जाए कि आप मेरे को बताओ ये m1 और m2 के बीच में ये जो कॉन्टेक्ट वाली सरफेस है, इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है। मतलब आपसे अगर ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछी जाए तो वो आप कैसे निकालोगे? वो सर हम निकालेंगे n इक्वल टू m2a। ये जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी ना, सेकंड इक्वेशन, ये देखो n इक्वल टू m2a, यहां पर हम ये एक्सेलरेशन वाली वैल्यू रख देंगे। हमें मिलेगा n इक्वल टू m2। अब ये एक ही जगह आप ये वैल्यू रख दो, आपको मिलेगा F बाई m1 प्लस m2, और इस पूरे के साथ ये m2 तो आगे मल्टीप्लाई हो ही रहा था। आपको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई F बाई m1 प्लस m2। इतना सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो यही होता है दो कनेक्टेड बॉडीज का पूरा मोशन। सब कुछ एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। दो कनेक्टेड बॉडीज के मोशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन में मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये हमने यहां ग्राउंड पर एक कोई 2 kg की बॉडी ले रखी है, और ये हमने इसी से कनेक्टेड दूसरी 3 kg की बॉडी ले रखी है। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक साथ मिलकर अपना खुद का एक सिस्टम बनाएगी। जैसे इस सिस्टम में प्रेजेंट किसी भी एक बॉडी पर मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, मान लो मैंने 2 kg की बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम मोशन करेगा। सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। दोनों बॉडीज ए एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछूंगा। दो क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि आप मुझे बताओ इन दोनों बॉडीज के मोशन का ये एक्सेलरेशन कितना है। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि क्योंकि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, तो इन दोनों बॉडीज की ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, कॉन्टेक्ट सरफेस, यहां पर इन दोनों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया कॉन्टेक्ट का फोर्स कितना है। 2 kg और 3 kg की बॉडी के बीच में लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है। ये जो 2 kg वाली बॉडी है, ये 3 kg वाली बॉडी पर देखो इस तरफ लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, और इतना ही बराबर नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, इतना ही बराबर नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स ये 3 kg की बॉडी भी 2 kg वाली बॉडी पर लगा दी। ये जो इन दोनों बॉडीज के बीच में या फिर दोनों मासेस के बीच में लगने वाला ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है ना, ये कितना है, ये मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। तो आपको मुझे बताना है कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg बॉडी। 3 kg बॉडी, 2 kg और 3 kg वाली बॉडी के बीच में कितना कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स कितना लग रहा है, ये आपको मुझे बताना है। शुरू करें क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक, सबसे पहले हम ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका हमें फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन कितना होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और टोटल मास कितना है 2 kg एक बॉडी का, और दूसरी बॉडी का कितना है 3 kg। 2 प्लस 3 kg, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 10 बाई 5 कितना बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन के साथ में दोनों की दोनों बॉडीज मोशन करेगी। एक्सेलरेशन कितना बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें मिला मोशन का एक्सेलरेशन। अब हम एक काम करते हैं, आगे अगर हमें एक कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है ना, तो इसके लिए हमें डिटेल में पूरे क्वेश्चन को फ्री बॉडी डायग्राम बना के सोल्व करना होगा। सबसे पहले हम ये 2 kg वाली बॉडी की एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 2 kg वाली बॉडी पर एक तो आगे की तरफ ये फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक इस पर ये पीछे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो इस 3 kg वाली बॉडी ने इस पर लगाया है। ये दो टाइप के फोर्सेस इस पर एक्स एक्सिस में लग रहे हैं, और एक ये बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट तो हो ही रही। एक इस पर ये जो अपने पास कॉन्टेक्ट सरफेस है ये लगाएगी 2 kg वाली बॉडी पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1, और एक इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय जी। मास कितना है 2 kg, साथ में क्या है जी। इस वाली बॉडी पर भी एक नीचे की तरफ लगेगा, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय जी, मतलब 3g का वेट। एक लगाएगी ये कॉन्टेक्ट सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N2। ये सब फोर्सेस इन दोनों बॉडी पर लगते हैं। तो ये जो 3 kg वाली बॉडी है, सबसे पहले 2 kg वाली बॉडी पर एक नीचे की तरफ लगेगा 2g का वेट,
एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1, ये सारे फोर्सेस लगते हैं, ये सारे फोर्सेस लगते हैं 2 केजी वाली बॉडी के साथ ये होगा। अब ये जो 2 केजी वाली बॉडी है, ये वाई एक्सिस में तो कोई भी मोशन नहीं कर रही, मोशन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रहा है। हाँ सर, तो वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0, सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, आपको यहां से मिलेगा N1 इक्वल टू 2G। ये आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा इस कॉन्टेक्ट सरफेस और 2 केजी की बॉडी के बीच में। लेकिन आपको ये वाला नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकालना, आपको तो 2 केजी और 3 केजी के बीच वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। इसके लिए दोस्त आपको बनानी पड़ेगी इक्वेशन। बनाए इक्वेशन, ठीक। हम क्या करेंगे, हम नेट फोर्स एक्स एक्सिस का इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन हम करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ में मोशन हो रहा है। नेट फोर्स कितना है एक्स एक्सिस में, आगे की तरफ 10 न्यूटन, पीछे की तरफ n का नॉर्मल रिएक्शन 10 माइनस n इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मतलब 2a। ये आपको मिले इक्वेशन नंबर 1। ये आपको दोस्त मिले इक्वेशन नंबर 1। आगे सोल्व करते हैं। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 3 केजी वाली बॉडी का। इसके पास देखो, एक तो आगे की तरफ ये 2 केजी वाली बॉडी ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया और कोई भी फोर्स इस पर आगे की तरफ तो नहीं लग रहा है और पीछे की तरफ भी नहीं लग रहा है, और अब एक्स एक्सिस में और कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। एक नीचे की तरफ वेट लगेगा 3G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कॉन्टेक्ट सरफेस वाला N2। यहां से हमें पता है वाई एक्सिस में कोई भी मोशन है नहीं, तो वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0, वाई एक्सिस वाले फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, आपको मिलेगा N2 नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 3G। ये है कॉन्टेक्ट सरफेस का इस दूसरी बॉडी पर लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन। बट हमें ये भी कैलकुलेट नहीं करना, हमें तो इन दोनों बॉडीज के बीच की जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, इसका हमें फोर्स चाहिए, इसका हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। ये हम इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन हमने एक तो बनाई है, दूसरी बनानी बाकी। कैसे बनाएंगे दूसरी, एक्स एक्सिस में लगने वाला नेट फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस में कितना फोर्स है, n है आगे की तरफ, पीछे की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, इक्वल टू मास कितना है 3 केजी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितने के साथ मोशन कर रही है, सेम एक्सेलरेशन a के साथ मोशन कर रही है, n इक्वल टू 3a। ये आपको दोस्त मिली है सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको ये मिली, दूसरी इक्वेशन आपको ये मिली। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप यहां से ये एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखो, आपको दोस्त मिल जाएगा आंसर नॉर्मल रिएक्शन का। कोई भी इक्वेशन में लिख दो। जैसे सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 माइनस n इक्वल टू 2 है ना, 2 लिखा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 माइनस n इक्वल टू 4। यहां से n को इस तरफ लेकर आओ, 4 को इस तरफ ले जाओ। 10 माइनस 4 इक्वल टू n। यहां से आपको n कितना मिलेगा, 6 न्यूटन मिल जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन आपको कितना मिलेगा, 6 न्यूटन मिल जाएगा। या फिर यहां पर इस सेकंड इक्वेशन में भी आप वैल्यू लिख सकते हो, आपको मिलेगा n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा 6 न्यूटन का। देख लो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में चाहिए किसी में भी वैल्यू लिखो, आपको देख लो नॉर्मल रिएक्शन कितना मिला है, 6 न्यूटन का। तो 2 केजी और 3 केजी की बॉडी के बीच में ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का लग रहा है, ये कितना होगा, 6 न्यूटन का फोर्स होगा। एकदम आसानी से आपने ये सवाल को सोल्व कर लिया। अब हम 3 कनेक्टेड बॉडीज का मोशन पढ़ते हैं। 3 कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं सीधा सीधा। 3 कनेक्टेड बॉडीज का मोशन कैसे होगा, 3 कनेक्टेड बॉडीज का मोशन कुछ इस तरीके से होगा कि ये मैंने यहां ग्राउंड पर एक कोई मान लो 2 केजी मास की एक बॉडी ले रखी है, दूसरी मैंने इससे कनेक्टेड ये 3 केजी मास की एक बॉडी ले रखी है, और एक तीसरी मैंने इससे कनेक्टेड 5 केजी मास की एक बॉडी मैंने ले रखी है। ये मेरे पास 3 कनेक्टेड बॉडीज है, तीनों मिलकर अपना खुद का एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाएगा। जैसे इनमें से किसी भी एक बॉडी पर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, मान लो मैंने 2 केजी वाली बॉडी पर F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया है। कितना फोर्स लगाया, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा। सिस्टम की ये तीनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। एक्सेलरेशन अगर ए के साथ ये मोशन कर रही है, तो ये और ये दोनों बॉडीज सेम एक्सेलरेशन ए के साथ में मोशन करेगी। ये एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये बताओ। एक्सेलरेशन हम निकालेंगे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करके, डिवाइडेड बाय टोटल मास करके। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। टोटल मास कितना है, 2 केजी प्लस 3 केजी प्लस 5 केजी, 2 प्लस 3 प्लस 5।
कितना होता है 2 + 3 5 और 5 10, 10/10 मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा दोस्त 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, इतना सब कुछ समझ में आ गया। ये आपने सवाल का पहला स्टेप सोल्व किया है। अब आपके लिए सवाल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। आपको अब दो चीजें यहां से कैलकुलेट करनी है। सर दो कौन सी कैलकुलेट करनी है? एक तो हमें पता है ये कॉन्टेक्ट सरफेस वाला हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है, लेकिन दोस्त यहां पर आपको दो चीजें पता है कौन सी कैलकुलेट करनी है। एक तो आपको ये बॉडी और ये बॉडी 2 केजी और 3 केजी के बीच में ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, इसका नॉर्मल रिएक्शन बताना है। लेकिन यहां पर सिर्फ ये एक ही कॉन्टेक्ट सरफेस थोड़ी है, एक कॉन्टेक्ट सरफेस 3 और 5 केजी के बीच में भी तो है। ये देखो, ये देखो 3 केजी और 5 केजी के बीच में, बिल्कुल एक ये कॉन्टेक्ट सरफेस, एक ये कॉन्टेक्ट सरफेस। ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो दोनों जगह पर अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन की आपको मुझे वैल्यू बतानी है। जैसे ये 2 केजी और 3 केजी के बीच में ये जो अपने पास कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसको मैं बोल दूंगा N1 एक बार के लिए। ये जो 2 केजी वाली बॉडी है, ये 3 केजी वाली बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है इस तरफ N1 का, इस तरफ N1 का। और ये जो 3 केजी वाली बॉडी है, ये भी 2 केजी वाली बॉडी पर क्या लगा रही है? नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, इतना ही N1 का इस तरफ। इतना समझ में आया? हाँ सर। अब क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सरफेस चेंज हो गई, तो ये 3 केजी वाली बॉडी 5 केजी वाली बॉडी पर इस तरफ लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन N2 का, और ये 5 केजी वाली बॉडी भी 3 केजी वाली बॉडी पर इसके कांटेक्ट में है, तो इतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N2 का। एक नॉर्मल रिएक्शन पहली कांटेक्ट सरफेस का N1, दूसरा कांटेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन दूसरी कांटेक्ट सरफेस का N2। ये N1 और N2 की वैल्यू आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ, एक तो एक्सेलरेशन, एक N1 और एक N2, ये तीन चीजें आप मुझे बताओ। यहां से हमने देखो एक्सेलरेशन तो सवाल बताने से पहले निकाल लिया था, पहला काम तो अपना दोस्त हो चुका है। हमें एक तो N1 पहली और दूसरी सरफेस मतलब 2 केजी और 3 केजी वाली बॉडी के बीच का कांटेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन बताना है। फिर हमें N2 मतलब 3 और 5 केजी वाली बॉडी के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है ये हमें बताना है। एक एक करके हम दोनों को डिराइव करते हैं, एक एक करके हम दोनों की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम ये 2 केजी वाली बॉडी की FBD बनाते हैं। 2 केजी वाली बॉडी पर देखो, एक तो नीचे की तरफ लगेगा दोस्त वेट, कितना होगा 2g, 3 केजी वाली पर लगेगा 3g, 5 केजी वाली पर लगेगा 5g का वेट। एक सरफेस इन पर ऊपर की तरफ लगाती है नॉर्मल रिएक्शन, ये लगाएगी इस पर n का, और ये वापस से इस सरफेस पर भी लगा देगा n का नॉर्मल रिएक्शन। एक ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये 3 केजी पर लगाएगी n डैश का नॉर्मल रिएक्शन, और ये 3 केजी भी सरफेस पर लगा देगा n डैश का नॉर्मल रिएक्शन। ये जो 5 केजी वाली है इस पर सरफेस लगाएगी n डबल डैश का नॉर्मल रिएक्शन, और ये 5 केजी भी सरफेस पर वापस से n डबल डैश का ही नॉर्मल रिएक्शन लगा देगी। इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो इन पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं ये बताते हैं। 2 केजी वाली बॉडी पर एक तो आगे की तरफ 10 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। एक लग रहा है देखो पीछे की तरफ ये नॉर्मल रिएक्शन N1, एक ये 3 केजी वाली बॉडी ने इस पर पीछे की तरफ लगाया नॉर्मल रिएक्शन N1, N1। एक लग रहा है नीचे की तरफ वेट 2g, एक लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n। ये सब फोर्स लग रहे हैं, और ये आगे की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन तो है। सबसे पहली बात, y एक्सिस में कोई भी अपने पास मोशन नहीं हो रहा है, y एक्सिस में नेट फोर्स कितना होगा 0। तो यहां से हमें पता चलेगा कि y एक्सिस में फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगे, और हमें मिलेगा n इक्वल टू 2g, n इक्वल टू 2g। लेकिन ये n वो कॉन्टेक्ट फोर्स या फिर वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है जो हमें चाहिए। ये तो सरफेस और पहले बॉडी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन है जो हमसे किसी ने पूछा ही नहीं था, फिर भी हमने निकाल दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स एक्स एक्सिस वाले को इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन करना है, ताकि हमें क्या मिले, हमें इसके मोशन का ये जो अपने पास नॉर्मल रिएक्शन है इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ इक्वेशन मिले। देखो हमें पता है कि एक्स एक्सिस में अपने पास आगे की तरफ फोर्स कितना है 10 न्यूटन, पीछे की तरफ कितना है N1 है, तो -N1 इक्वल टू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है a। ये हमें क्या मिल चुका है दोस्त, इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है। अच्छा, दूसरी बॉडी 3 केजी का हम FBD बनाते हैं। 3 केजी पर ध्यान से देखो, एक तो ये 2 केजी ने आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया N1। अच्छा, एक ये 5 केजी ने देखो पीछे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया N2। एक इस पर नीचे की तरफ लगा रहा है वेट 3g, एक ऊपर की तरफ लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन N डैश। y एक्सिस में क्योंकि कोई मोशन नहीं है, नेट फोर्स 0 है, फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगे, आपको मिलेगा y एक्सिस में n डैश इक्वल टू 3g। ये आपको
कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा 3 kg की बॉडी पर लगाया गया फोर्स एन डैश, नॉर्मल एक्शन का फोर्स मतलब एन डैश मिल चुका है। बट ये तो हमसे किसी ने पूछा ही नहीं था, फिर भी हमने निकाल दिया। ठीक, हमें तो क्या करना है, एक्स एक्सिस में नेट फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन करना है। एक्स एक्सिस में नेट फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। कितना है नेट फोर्स, आगे की तरफ n1, पीछे की तरफ n2, तो माइनस n2 इक्वल टू मास कितना है 3 और साथ में एक्सेलरेशन है 1। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ सर, ये है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम तीसरी बॉडी का एफबीडी बनाएंगे। तीसरी बॉडी है दोस्त 5 kg की। इस पर देखो आगे की तरफ एक तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n2, एक तो आगे की तरफ n2 लग रहा है, एक नीचे की तरफ वेट 5g लग रहा है, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n डबल डैश लग रहा है। अब देखो क्योंकि वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, हाँ सर कोई मोशन नहीं, तो वाई एक्सिस में फोर्सेस बैलेंस, बिकॉज वाई एक्सिस में नेट फोर्स कितना है 0। यहां से आपको n डबल डैश कितना मिलेगा 5g मिल जाएगा। आपको कॉन्टेक्ट सरफेस के द्वारा 5 kg वाली बॉडी पर लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, जो हमसे किसी ने पूछा ही नहीं था, फिर भी हमने निकाल दिया। अच्छा, हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस में एफ नेट इक्वल टू एम ए करना है। एक्स एक्सिस में एफ नेट इक्वल टू हमें क्या करना है, एम ए करना है। एक्स एक्सिस में देखो आगे की तरफ सिर्फ और सिर्फ ये n2 वाला फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू मास है 5, साथ में एक्सेलरेशन है 1। ये आपको दोस्त मिली है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपको यहां से मिली। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये जो n2 की वैल्यू है ना, ये आप यहां से उठाइए और आप ये इस सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। यहां से उठा के आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, तो रखते हैं। हमने लिखा n1 माइनस n2 की जगह आप क्या लिखोगे, ये 5a आप लिख दोगे, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये 3a आपको मिलेगा। 3a आपको मिलेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। ये माइनस 5a को आप इस तरफ लेकर आओ, आपको मिलेगा n1 इक्वल टू 5a प्लस 3a। 5 प्लस 3 कितना होता है, 8a होता है, 8a होता है। आपको n1 और n2 दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। सर कहां पर मिल चुकी है, देखो n2 नॉर्मल रिएक्शन कितना है 5 है, यहां पर आप लिखोगे n2 इक्वल टू 5। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, आपको सीधा सीधा नॉर्मल रिएक्शन n2 कितना मिलेगा, 5 न्यूटन मिल जाएगा, 5 न्यूटन मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको ये नॉर्मल रिएक्शन n1 निकालने को बोलूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 8 न्यूटन का आपको नॉर्मल रिएक्शन मिला है। आपको n1 n2 दोनों के दोनों मिल चुके हैं। n1 है 2 kg और 3 kg के बीच वाला फोर्स, ये देखो ये रहा। n2 है 3 और 5 kg के बीच वाला, ये देखो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, जो कितना है 5 न्यूटन का है। क्या आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से, पूरी फील के साथ समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसको मिटाता हूं, फिर मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कर लीजिए नोट आराम से, कर लिया नोट, मिटा दो इसको। चलो, तो अब हम कनेक्टेड बॉडी से रिलेटेड अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, अगले टाइप का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। देखो अब तक तो हमने कनेक्टेड बॉडीज के मोशन में आपस में जो बॉडीज कांटेक्ट में थी उनका मोशन पढ़ा था। जैसे ये अपने पास एक बॉडी जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी जो इससे कनेक्टेड है इसका मास है m2। ये दोनों की दोनों बॉडीज क्या थी, एकदम एक दूसरे के कांटेक्ट में थी, एक दूसरे से चिपकी हुई थी। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि एक बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2, दोनों एक दूसरे से देखो डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, बट एक स्ट्रिंग या फिर एक रस्सी से कनेक्टेड होगी, एक रस्सी से कनेक्टेड होगी। अब देखो यहां पर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड थी, तो इनके बीच में लग रहा था कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लग रहा था। m1 m2 पे लगा रही थी, m2 m1 पे लगा रही थी, दोनों बॉडीज एक दूसरे पर कॉन्टैक्ट फोर्स ये लगा रही थी, नॉर्मल रिएक्शन वाला। अब क्योंकि ये दोनों बॉडीज एक रस्सी से बंधी हुई है, तो रस्सी में आएगा टेंशन वाला फोर्स, टेंशन वाला फोर्स, कि इनके बीच में टेंशन फोर्स आएगा। ये T1 इससे अवे और T1 इससे अवे, क्योंकि रस्सी क्या है एकदम सेम, तो इनके बीच में क्या है, टेंशन वाला फोर्स आएगा। अब जैसे हम इनमें से किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे थे तो मोशन हो रहा था। जैसे मैं इस बॉडी पर कुछ फोर्स F लगाऊंगा तो मोशन इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, या फिर इस पर फोर्स लगाऊंगा तो भी इस तरह से मोशन होगा, सेम एक्सेलरेशन के साथ में। वही काम यहां पर होगा कि जैसे ही मैं इस बॉडी पर मान लो कुछ फोर्स F लगाऊंगा तो ये फोर्स इस पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा, क्योंकि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से देखो सीधी सीधी कॉन्टेक्ट में तो नहीं है, लेकिन रस्सी की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड तो है। हाँ सर कनेक्टेड है। तो ये दोनों कनेक्टेड बॉडीज एक साथ मिलकर अपना खुद का एक पूरा का पूरा सिस्टम बना लेगी। जैसे इस सिस्टम की किसी भी एक बॉडी पर मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स इस एक अकेली बॉडी पर नहीं लगेगा,
ये फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम मोशन करेगा और सिस्टम में प्रेजेंट ये सभी की सभी बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। अगर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से चलेगी तो ये दूसरी बॉडी भी ए एक्सेलरेशन से ही चलेगी। यही हमें अभी पढ़ना है। शुरू करें पढ़ना, मिटा दो इसको। चलो, ये तो मैंने आपको दोनों के बीच में, दोनों को मैंने रिलेट करके बता दिया कि किस तरीके से हमें अभी स्ट्रिंग में ये टेंशन और सब कुछ देखना है। अभी हम कनेक्टेड बॉडीज के मोशन में दूसरे टाइप का प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये हमने यहाँ ग्राउंड पर 3 अलग अलग मास की बॉडीज ले रखी है। एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2 और तीसरी बॉडी का मास है m3। ये 3 अलग अलग बॉडीज हमने ग्राउंड पर ले रखी है। ये तीनों बॉडीज एक दूसरे से डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, जैसे पिछले सवाल में था, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में थी, बॉडीज एकदम पूरी तरह से चिपकी हुई थी, कनेक्टेड थी। यहाँ पे ये तीनों बॉडीज एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, बट ये स्ट्रिंग की हेल्प से, रस्सियों की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ये m1 और m2 मास की बॉडी है, ये एक रस्सी की हेल्प से, एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड है। m2 और m3 मास की बॉडी एक दूसरी रस्सी की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये तीनों की तीनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक साथ मिलकर अपना खुद का एक पूरा सिस्टम बनाएगी। ये तीनों बॉडीज एक साथ मिलकर अपना खुद का एक सिस्टम बनाएगी। अब जैसे सिस्टम में प्रेजेंट किसी भी मास पर, किसी भी बॉडी पर मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, मान लो मैं ये m1 मास वाली बॉडी पर कुछ फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस एक अकेली बॉडी पर नहीं लगेगा, ये फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम मोशन करेगा और सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। अगर ये m1 मास वाली बॉडी ए एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है, तो ये m2 और m3 मास वाली बॉडी भी इसी ए एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का। अब सबसे पहले ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, इसका मैंने आपको अभी अभी कनेक्टेड बॉडीज के मोशन के लिए फॉर्मूला बताया था। ये क्या होता है? ये होता है एफ नेट, मतलब नेट फोर्स, डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। सेम रहेगा ये फॉर्मूला कनेक्टेड बॉडीज के मोशन के लिए। वहां पर भी हमने ये पढ़ा था, यहां पर भी हमने यही सेम टू सेम पढ़ा है। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन हमें मिलेगा कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ का नेट फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। हम लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास हमने लिख दिया, हमें मिल गया ये मोशन का एक्सेलरेशन। इतना काम तो अपना बन गया। पहली चीज हमसे यही पूछी जाती है कि एक्सेलरेशन कितना है। अब यहां पर हमसे जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा जाता, बिकॉज यहाँ पर ये बॉडीज आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं, सीधे कॉन्टेक्ट में है ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है टेंशन, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, रस्सी है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाएगा, टेंशन पूछा जाएगा। टेंशन एक रस्सी में सेम होता है अगर रस्सी क्या हो, मासलेस। हमें यहाँ पर स्ट्रिंग जो है ये हमें कैसी दे रखी है, आइडियल स्ट्रिंग दे रखी है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ आइडियल स्ट्रिंग कैसी होती है, मासलेस होती है, मासलेस होती है। देखो ये बताने का कारण ये होता है कि जब हम बोल देते हैं ना कि स्ट्रिंग मासलेस है या फिर आइडियल है, तो इसका मतलब एक रस्सी में टेंशन हर जगह सेम रहेगा। वरना अगर ये जो रस्सी है इसके पास कुछ ना कुछ अपना मास होगा, तो इसकी वजह से टेंशन हर एक पॉइंट पर अलग होगा, ये वाले पॉइंट पर अलग, ये पॉइंट पर अलग, ये वाले पॉइंट पर अलग। एक ही रस्सी में अलग अलग जगह अलग अलग टेंशन होता है अगर स्ट्रिंग में या फिर रस्सी में अपने पास मास होता है तो हमें पहले ही मोस्टली क्वेश्चन में ये जो स्ट्रिंग है ये आइडियल या फिर मासलेस दे दी जाती है, ताकि एक रस्सी में टेंशन सेम रहे। अगर रस्सी चेंज होगी तो ही टेंशन चेंज होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में समझा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको भी सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आगे हम सवाल सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये अपने पास रस्सी नंबर 1 है, तो इसमें एक तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अभी क्या होगा, टेंशन। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अभी टेंशन हो जाएगा T1, क्योंकि यह रस्सी नंबर 1। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अभी भी टेंशन कितना हो जाएगा, इतना ही बराबर T1 होगा, क्योंकि ये रस्सी क्या है, सेम, तो हर जगह टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतनी बात समझ में। अब देखो ये रस्सी चेंज हो गई, पहले ये स्ट्रिंग, अब देखो स्ट्रिंग क्या होगी, चेंज, रस्सी क्या होगी, चेंज। तो एक ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दोनों ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अभी, इससे अभी भी और इससे अभी भी टेंशन कितना होगा, रस्सी नंबर 2 में टेंशन होगा T2। रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितना होगा, T2, क्योंकि ये रस्सी पूरी की पूरी सेम है, तो इसमें टेंशन इस जगह पे रहेगा T2 और इस तरफ भी रहेगा T2। तो एक रस्सी में, पहली जो रस्सी है इसमें टेंशन कितना, T1, फिर रस्सी चेंज हुई तो इसमें टेंशन क्या है, T2 है।
इतनी बात क्या आपको एकदम अच्छे से समझ में? हाँ सर, इतना सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो एक काम करो, आप ये तीनों की तीनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाओ। सबसे पहली बात हम एक काम करते हैं, ये ऊपर नीचे लगने वाले फोर्सेस भी हम शो कर देते हैं। M1 मास वाली बॉडी पर नीचे की तरफ लगेगा वेट M1 जी, M2 मास वाली बॉडी पर नीचे की तरफ लगेगा वेट M2 जी, और M3 मास वाली बॉडी पर नीचे की तरफ लगेगा वेट M3 जी। ये तो छोटे मोटे आसान आसान काम होते हैं, एकदम आराम से आप कर लोगे। ये जो अपने पास सरफेस है, ग्राउंड है, ग्राउंड, ये इन बॉडी पर ऊपर की तरफ क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो M1 मास वाली बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन मैंने बोला N1 का लगा, M2 मास वाली बॉडी पर मैंने बोला N2 का नॉर्मल रिएक्शन लगा, और ये जो M3 मास वाली बॉडी है इस पर मैंने बोला N3 का नॉर्मल रिएक्शन लगा है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम ये M1 मास वाली बॉडी का FBD बनाते हैं। M1 मास वाली बॉडी पर ध्यान से देखो, एक तो पीछे की तरफ लग रहा है फोर्स F, एक तो लग रहा है पीछे की तरफ फोर्स F, एक आगे की तरफ देखो ये टेंशन T1 लग रहा है, टेंशन T1 लग रहा है, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ वेट है M1 जी, नॉर्मल रिएक्शन है N1, और एक बॉडी क्या कर रही है? ये देखो पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी के पास क्या है? एक्सेलरेशन है, बॉडी मोशन कर रही है एक्स एक्सिस में। ये बॉडी 1 की FBD होगी। बॉडी नंबर 2 की FBD बनाओ तो M2 मास वाली बॉडी की, M2 मास वाली बॉडी की FBD बनाओ। M2 मास वाली बॉडी पर एक तो नीचे की तरफ लगेगा M2 जी, एक ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N2। अच्छा, और क्या होगा? और देखो आगे की तरफ लगेगा टेंशन, ये T2, ठीक है, टेंशन कितना लगेगा? T2 का लगेगा, और एक देखो पीछे की तरफ भी टेंशन लगेगा, ये देखो T1, एक लगेगा T1 का टेंशन। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बातें समझ में हमको एकदम बढ़िया से आ चुकी है। पहले आप ये दो बॉडी की FBD के अकॉर्डिंग इनकी इक्वेशन लिखो। इस बॉडी पर देखो y एक्सिस में बॉडी कोई भी मोशन नहीं कर रही, तो y एक्सिस में क्या होगा? नेट फोर्स 0। y एक्सिस में फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस। ये N1 किसके बराबर हो जाएगा? M1g के बराबर हो जाएगा। N1 इक्वल टू M1g हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आई। यहां पर ये M2 मास वाली बॉडी, इसके लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं हो रहा, y एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में मोशन है, तो y एक्सिस में नेट फोर्स 0, फोर्स बैलेंस होंगे। आपको मिलेगा N2 इक्वल टू M2, ये आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल गए, ठीक है सर। x एक्सिस का मोशन हो रहा है, तो x एक्सिस के मोशन को हम देखते हैं। मोशन किस तरफ हो रहा है? पीछे की तरफ। तो हम एक काम करते हैं, पीछे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव हम ले लेते हैं। पीछे वाले डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं। आगे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव अभी ले लेते हैं। हमें लिखना है F नेट x एक्सिस का इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मतलब M1। कितना है नेट फोर्स? सर एक है पीछे की तरफ फोर्स F, हमने पीछे वाले डायरेक्शन को प्लस लिया तो मैंने लिख दिया F। एक आगे की तरफ है टेंशन T1, आगे वाले डायरेक्शन को हमने क्या लिया? नेगेटिव, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस T1 इक्वल टू, यही तो नेट फोर्स लग रहा है x में, हाँ सर, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन M1। ये आपने लिखी दोस्त इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपने लिख दी है। अच्छा, ये वाली बॉडी के लिए बात करें तो ये वाली बॉडी में पीछे की तरफ लग रहा है टेंशन T1, पीछे वाले डायरेक्शन पॉजिटिव, तो पहले ये लिखा। आगे वाले डायरेक्शन नेगेटिव है, आगे की तरफ आगे वाले डायरेक्शन नेगेटिव है, आगे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? T2 लग रहा है, तो ये हो गया माइनस T2 इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास कितना है? M2, एक्सेलरेशन है a। मास कितना है? M2, एक्सेलरेशन कितना है? a। ये आपने दोस्त लिखी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब तीसरी बॉडी का FBD बनाते हैं। तीसरी बॉडी का मास है M3। इस तीसरी बॉडी पर ध्यान से देखो, एक तो नीचे की तरफ लग रहा है M3g, हाँ सर M3g, एक इस पर लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N3, बिल्कुल। y एक्सिस में नेट फोर्स कितना है? 0, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, आपको मिलेगा N3 इक्वल टू M3g। ये आपको तीसरा नॉर्मल रिएक्शन भी मिल गया, ठीक है। ये तीनों चीजें हमसे पूछी नहीं जाती है नॉर्मल रिएक्शन वाली, M1, M2 और M3 तीनों ही मास के लिए y एक्सिस से रिलेटेड ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस इन पर लगा रही है, ये हमसे पूछा नहीं जाता। हमसे एक तो एक्सेलरेशन पूछा जाता है, एक ये टेंशन T1 और T2 पूछा जाता है, यही हमें निकालना होता है। और ये हम कैसे निकालेंगे? इन इक्वेशंस की हेल्प से निकालेंगे। अच्छा, ये जो M3 मास है, इस पर बताओ x एक्सिस में कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो ये लग रहा है पीछे की तरफ T2 का फोर्स, T2 का टेंशन वाला फोर्स लग रहा है, और पीछे की तरफ ये बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। हमने पीछे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था या फिर नेगेटिव? सर पीछे की तरफ मोशन हो रहा था, तो हमने पीछे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया था, तो आप लिखोगे इसको प्लस का T2, और कोई फोर्स है x में? नहीं है, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास है M3, एक्सेलरेशन है a। ये आपको दोस्त मिली है इक्वेशन नंबर 3। ये आपको क्या मिली है? इक्वेशन नंबर 3 मिली है। ये तीनों इक्वेशन आपको मिल गई ना।
अब यहां से आप ये T2 वाली वैल्यू इस इक्वेशन में लिखो, आपको मिल जाएगा टेंशन T1। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपसे टेंशन T1 और T2 पूछा जाता है। एक्सेलरेशन आपने पहले से निकाल दिया था, हाँ सर निकाल लिया था। अगर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया था तो बड़ी अच्छी बात है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद सबसे पहले आपको टेंशन T2 निकालना है। कैसे निकालोगे? टेंशन T2 इक्वल टू m3 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन लिख दो, आपको मिल जाएगा टेंशन T2। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन 2 है और ये क्या इक्वेशन 1 है। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो और ये टेंशन T1 और T2 भी निकाल सकते हो। अब वैसे तो हमें एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है नहीं, हम ये वाले फॉर्मूला से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अगर हमने एक्सेलरेशन निकाल रखा है, एक्सेलरेशन निकाल रखा है, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे T2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें T1 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या इतनी सारी बातें आपको एकदम अच्छे समझ में? देखो मैं आपको ये पुट करके सिखाता हूँ, आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। ये तीनों इक्वेशन बनाने सीख लेना। हाँ सर सीख ली। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है ना? हाँ सर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है। तो फिर बस आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझ में आ चुका है। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। एक शानदार सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अपने पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है 3 kg, ओके, और एक तीसरी बॉडी है जिसका मास है 2 kg। ये तीनों बॉडीज आपस में स्ट्रिंग की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये रस्सी नंबर 1, ये रस्सी नंबर 2। अच्छा, इनमें से ये 2 kg वाली बॉडी पर मैं फोर्स लगाऊंगा 10 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाऊंगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा। तो आपको सबसे पहले तो बताना है एक्सेलरेशन कितना है, फिर आपको बताना है टेंशन T1, T2 कितना है। और आपसे ना ये टेंशन T1 T2 इस तरीके से नहीं पूछा जाता, ये आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg बॉडी। एक तो आपसे ये पूछा जाता है, दूसरा आपसे पूछा जाता है फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 5 kg बॉडी। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो एकदम बढ़िया से क्वेश्चन मैं आपको समझाते हुए कराऊंगा। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है? एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब मेरे को ये बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स बस ये एक लग रहा है आगे की तरफ, जो कितना है 10 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2, 5 और 3 8 और 2 कितना होता है 10। 10/10 आपस में होंगे कैंसिल, आपको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई कि तीनों की तीनों बॉडीज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ में मोशन कर रही है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ में तीनों की तीनों बॉडीज मोशन कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब आप एक काम करो, ये रस्सी में टेंशन शो करो। एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों से अब टेंशन आएगा। ये रस्सी नंबर 1 तो टेंशन आएगा T1 दोनों ही तरफ, ठीक है, क्योंकि रस्सी सेम है तो टेंशन कैसे। अब ये रस्सी नंबर 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों से अभी आप टेंशन दिखा दो। ये टेंशन T2 क्योंकि रस्सी चेंज हुई, और ये भी टेंशन कितना T2। पहले ये रस्सी में टेंशन T1, अब ये रस्सी क्योंकि चेंज हो गई तो इसमें पूरी में कितना टेंशन T2 का टेंशन है। एकदम बढ़िया समझ में आया? हाँ सर। अब ये तीनों बॉडी का FBD बनाओ। सबसे पहली बात, ये जो 2 kg वाली बॉडी है, कौन सी बॉडी? 2 kg वाली बॉडी है, इस पर एक तो लगेगा देखो आगे की तरफ फोर्स 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, ठीक, और एक इस पर क्या लगेगा पीछे की तरफ टेंशन T1 लगेगा। एक पीछे की तरफ क्या लगेगा टेंशन T1 इस पर लगेगा। इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। वाई एक्सिस वाले फोर्स के बारे में हम अभी बात ही नहीं करेंगे। आपको पता है कि ये फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, मतलब 2g के बराबर, यहाँ पर 3g के बराबर और यहाँ पर 5g के बराबर हो जाएगा। एकदम आसान काम होता है वो तो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के नेट फोर्स के बारे में बात करेंगे। बॉडी क्या कर रही है? आगे की तरफ मोशन कर रही है, इसके पास एक्सेलरेशन है आगे की तरफ। हम एक्स एक्सिस के एफ नेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बॉडी मोशन कर रही है, ये हो जाएगा ma मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के बराबर। आगे की तरफ फोर्स है 10 न्यूटन, बिल्कुल। पीछे की तरफ टेंशन कितना है T1 का, -T1 इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है 2a। ये आपको इक्वेशन 1 मिली।
सुनो मेरी बात, मैं एकदम इजीली इसको ये एक्सेलरेशन की वैल्यू रख के सीधा टेंशन निकाल सकता हूँ। पहले मैं तीनों इक्वेशन बना रहा हूँ, एकदम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा, अब ये जो 3 केजी वाली बॉडी है इसके बारे में बात करें तो 3 केजी वाली बॉडी पर एक तो देखो आगे की तरफ लग रहा है टेंशन T1 बिल्कुल, एक लग रहा है देखो पीछे की तरफ टेंशन T2 बिल्कुल, ये दो इस पर लग रहे हैं फोर्स। तो एक आगे की तरफ T1 मैंने लिखा T1, एक पीछे की तरफ T2 तो मैंने लिखा -T2 इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मतलब 3a। ये आपको दोस्त मिली सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब ये जो 2 केजी वाली बॉडी है ये हमने पढ़ ली, 3 केजी वाली बॉडी हमने पढ़ ली, 5 केजी वाली बॉडी के बारे में हम बात करते हैं। 5 केजी वाली बॉडी पर दोस्त एकमात्र ये आगे की तरफ टेंशन लग रहा है और कुछ भी इस पर नहीं लग रहा है। ये बॉडी क्या कर रही है, आगे की तरफ मोशन कर रही है। नेट फोर्स को हम ma के बराबर करेंगे, नेट फोर्स एकमात्र T2 लग रहा है इक्वल टू मास 5 और एक्सेलरेशन a। ये आपको दोस्तों तीसरी इक्वेशन मिली है। अब हमें यहां से टेंशन T1 T2 निकालना है। सबसे पहले हम ये T2 निकालेंगे। T2 कितना होगा, T2 होगा सर मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास कितना है 5 है, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपको टेंशन कितना मिला, सीधा सीधा 5 न्यूटन दोस्त मिल गया है। आपको टेंशन कितना मिला, सीधा सीधा 5 न्यूटन आपको मिला है। अच्छा, अगर आपको यहां से अब टेंशन T1 निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे, आप एक काम करोगे, यहां पर ये जो T1 है ना, T1 माइनस T2 इक्वल टू 3 है, यहां पर आप ये T2 के वैल्यू रख दोगे। आप लिखोगे T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 3 एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी है 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। T1 आपको मिलेगा, ये -5 को इस तरह पर लेकर आओ, आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, -5 इस तरफ अगर क्या बन जाएगा +5 बन जाएगा। 3 + 5 इक्वल टू 8 न्यूटन आपको टेंशन T1 मिल जाएगा। या फिर इस T1 को निकालने का एक और क्या तरीका, ये रहा देखो, आपको मिला ये 10 माइनस T1 आपको निकालना है, हाँ सर T1 निकालना है इक्वल टू मास कितना है 2 kg बिल्कुल, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये कितना बनेगा इधर 2, ये होगा 10 माइनस T1, 10 माइनस T1 इक्वल टू 2। ये T1 को इधर लेकर आओ, आपको मिलेगा सीधा सीधा इधर T1, ये 2 को इधर लेकर जाओ, ये बनेगा -2, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना होता है 8 होता है। T1 आपको कितना मिल जाएगा 8 न्यूटन दोस्त मिल जाएगा। देख लो, ये टेंशन T1 हमने यहां से निकाला इस इक्वेशन से भी, और तो और हमने ये वाली इक्वेशन से भी निकाला है, T2 हमने यहां से निकाले लिया एकदम बढ़िया से। क्या आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे और दूसरे टाइप के प्रॉब्लम करवाता हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कर लिया नोट इसको, बढ़िया आगे चलो। अभी मैं आपको कनेक्टेड बॉडीज के मोशन का एक और क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमने यहां ग्राउंड पर 3 अलग अलग मास की बॉडी ले रखी है। एक बॉडी का मास है 3 kg, इससे रस्सी से कनेक्टेड है दूसरी 2 kg की बॉडी, और इस 2 kg की बॉडी से रस्सी से कनेक्टेड है एक 1 kg की बॉडी। ये 3 अलग अलग मास की हमने बॉडी ले रखी है। ये तीनों बॉडी से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक साथ मिलकर ये अपना खुद का एक सिस्टम बनाएगी। जैसे ही मैं ये 1 kg वाली बॉडी पर हॉरिजॉन्टल के साथ में 53 डिग्री का एंगल बनाते हुए कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इस एक अकेली बॉडी पर नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगा। पूरा का पूरा सिस्टम कुछ एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगा। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है कि ये कितनी है। फिर अपने पास एक तो ये रस्सी नंबर 1 स्ट्रिंग 1, दूसरी ये स्ट्रिंग नंबर 2। हमें इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है T1, T2। T1, T2 कितना है ये भी हमें साथ में बताना है। ये 3 सवाल मेरी आस का, ये तीनों कर दो, आपके मजे ही मजे हैं। देखो, ये क्वेश्चन को मैं आपके लिए थोड़ा आसान करता हूं। ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हमें एंगल दे रखा है, हम इस एंगल की हेल्प से ये फोर्स के कंपोनेंट कर सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल की तरफ कंपोनेंट होगा 10 cos 53, 10 cos 53, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 10 sin 53, 10 sin 53। देखो, cos 53 की जो वैल्यू है ये होती है दोस्त 3/5, और sin 53 की जो वैल्यू है ये होती है दोस्त 4/5। अगर आप 10 के साथ में cos 53 लिखोगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। 3/5 है, ये 5 इस 10 को 2 टाइम कट करेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपने पास कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा। अच्छा, 10 sin 53 करोगे तो वो क्या होगा
साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। 4/5, ये 5 इस 10 को 2 टाइम कट करेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। कितना फोर्स, 6 न्यूटन का फोर्स। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या आपको इतनी बातें एकदम बढ़िया से समझ में आई? हाँ सर, इतना सब कुछ एकदम बढ़िया से हमको समझ में आ गया है, इतना सब कुछ एकदम अच्छे से हमको समझ में आ गया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात, बधाई हो अगर आपको इतना सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें तो एक्सेलरेशन बताना है, हमें तो बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखना है, हमें वाई एक्सिस से कुछ लेना देना ही नहीं है, आप भी उसको छोड़ दो। बस एकदम आसान आपके लिए सवाल बन जाएगा कि सीधा सीधा एक्स एक्सिस में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान बन गया। अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन के लिए आप करोगे एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है बताओ तुम? नेट फोर्स लग रहा है ये 6 न्यूटन का एक्स एक्सिस में, कितना, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय मास कितना, 3 केजी 2 केजी 5 हो गया, और प्लस ये 1 केजी कितना हो गया, 6 हो गया। 6/6 कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। देख लो ना, फोर्स कौन सा लग रहा है एक्स एक्सिस में, 6 न्यूटन का। अच्छा, टोटल मास कितना है, 1 और 2 3, और 3 कितना, 6 का। 6/6 आपको मिल गया एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये आपको दोस्त एक्सेलरेशन मिला है। अब आप ये तीनों बॉडीज का एफबीडी बनाओ और आप टेंशन निकाल सकते हो। ये जो अपने पास 3 केजी वाली बॉडी है ना, यहाँ पर ये अपने पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और एक ये रहा देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा, दोनों से अभी आप बना दो टेंशन। ये अपने पास रस्सी नंबर 1, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे टेंशन आएगा T1। ये रस्सी नंबर 1, टेंशन आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे T1। ये रस्सी नंबर 2, रस्सी चेंज हो गई तो टेंशन हो जाएगा T2, टेंशन हो जाएगा T2। आपने शो कर दिया टेंशन, ठीक। सबसे पहले हम ये 3 केजी वाली बॉडी का एफबीडी बनाते हैं। 3 केजी वाली बॉडी पर, 3 केजी वाली बॉडी पर आगे की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन T2 लग रहा है, और कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक। और ये क्या कर रही है, आगे की तरफ मोशन तो कर रही है। आप इसमें क्या करोगे, एफ नेट एक्स एक्सिस का इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मतलब 3 है, ठीक। कौन सा फोर्स लग रहा है, नेट सिर्फ और सिर्फ T2 लग रहा है, और कुछ भी नहीं लग रहा। क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ T2 का फोर्स लग रहा है, और कुछ भी नहीं लग रहा। इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन 3a आपने कर दिया। ये आपको मिली इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, 1 केजी वाली बॉडी का बनाते हैं एफबीडी। देखो ध्यान से, 1 केजी वाली बॉडी पर, 1 केजी वाली बॉडी पर आगे की तरफ क्या लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स। पीछे की तरफ लग रहा है देखो T1 का टेंशन, T1 का टेंशन है, और कुछ भी नहीं है। एक बॉडी क्या कर रही है आगे की तरफ, इसके पास मोशन तो है, एक्सेलरेशन तो है। आपको मिलेगा आगे का फोर्स कितना है, 6 न्यूटन, पीछे की तरफ क्या फोर्स है, T1 है, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मतलब 1a। या फिर सीधा ए भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ये एक और इक्वेशन आपके पास है। अच्छा, 2 केजी वाली बॉडी का एफबीडी बनाओ। 2 केजी वाली बॉडी पर आगे की तरफ लगेगा टेंशन T1, पीछे की तरफ लगेगा टेंशन T2। देख लो, आगे की तरफ T1, पीछे की तरफ T2, और कोई फोर्स है नहीं, बॉडी के पास एक्सेलरेशन तो है। आगे वाला फोर्स T1, पीछे की तरफ वाला फोर्स T2, तो माइनस T2, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मतलब 2a। ये आपने दोस्त शो कर दिया। तीनों इक्वेशन एकदम अच्छे से समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। अब देखो आप T1 T2 कितनी आसानी से निकालोगे। देखो T2 कैसे निकालोगे, पहले इक्वेशन निकाली थी, इसी में आपका आंसर है। 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है, 1। आप लिखोगे T2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब T2 कितना आ गया, 3 न्यूटन आपके पास आ चुका है। 3 न्यूटन का आपके पास क्या आ चुका है, टेंशन T2 आ चुका है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। अच्छा, अब अपने पास ये जो T1 अगर आपको निकालना है तो ये कैसे निकालोगे, 6 माइनस T1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये अपने पास जो है ना T1, इसको इस तरफ लाओ और 1 को इस तरफ भेज दो, आपको मिलेगा 6। ये 1 को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा -1, और माइनस T1 को इस तरफ लाओगे तो ये बन जाएगा प्लस का T1। 6 माइनस 1 आपको मिलेगा T1 इक्वल टू 5 न्यूटन। आपको टेंशन T1 T2 दोनों मिल चुका है, पहली रस्सी और दूसरी रस्सी दोनों में टेंशन मिल चुका है। पहले में 5 न्यूटन, दूसरे में 3 न्यूटन। ये जो T1 है ना, इसको निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, देखो T1 आप कैसे निकालोगे, T1 इक्वल टू T2 कितना है, 3 न्यूटन, कितना है, 3 न्यूटन है, इक्वल टू 2 है, हमने लिखा 2, एक्सेलरेशन कितना है, 1 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, चलो लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। आपको मिलेगा T1 माइनस 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2।
ये -3 को आप इस तरफ लेकर आओ, आपको मिलेगा T1 इक्वल टू 2 + 3। T1 कितना आ जाएगा दोस्त, 5 न्यूटन आ जाएगा। एकदम आसानी से आपने ये क्वेश्चन को उड़ा दिया, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो ये तो अपने पास हॉरिजॉन्टल सिस्टम है पूरा का पूरा, है ना मासेस का हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। अब देखो मैं आपके सामने वर्टिकल सिस्टम वाला एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे वर्टिकल सिस्टम वाला एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि हमने किसी एक फिक्स सपोर्ट से एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक मास को बांधा, फिर हमने दूसरी स्ट्रिंग की हेल्प से एक और मास को बांधा, फिर तीसरी स्ट्रिंग की हेल्प से हमने एक और मास को बांधा। याद है ना? हाँ। अभी हम यही वर्टिकल वाले प्रॉब्लम देखने वाले हैं। शुरू करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इतने सब कुछ को, इसको नोट मत करना। पहले आप इतना सब कुछ नोट कर लीजिए पॉज करके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कनेक्टेड बॉडीज के मोशन में हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन। अब हम यही सेम काम वर्टिकल डायरेक्शन में करने वाले हैं। जैसे अब तक हमने समझा कि अपने पास कोई एक ब्लॉक था जिसका मास है m1, इससे कनेक्टेड दूसरा ब्लॉक दूसरी बॉडी जिसका मास m2, इससे कनेक्टेड तीसरी बॉडी जिसका मास था m3। ये 3 मास थे, इनमें से किसी भी एक बॉडी पर मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मोशन करेगा। इस मोशन के बारे में अभी अभी हमने स्टडी की है। अब यही सेम काम हम वर्टिकल डायरेक्शन में करने वाले हैं। जैसे ये मेरे पास कोई एक बॉडी जिसका मास है m1, इससे रस्सी से स्ट्रिंग से कनेक्टेड दूसरी बॉडी जिसका मास m2, इससे स्ट्रिंग से कनेक्टेड तीसरी बॉडी जिसका मास m3। ये 3 मास का पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक सेटअप है। इनमें से ये वाली बॉडी पर मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा तो इस फोर्स की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम मोशन करेगा, सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगा। इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी होगी, और ये जो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा इनकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो अब तक जो काम हमने एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया था, अब वही काम हम किस में करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऐसा एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमने एक फिक्स सपोर्ट से एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक 2 kg के ब्लॉक को हमने हैंग किया था, फिर हमने एक दूसरे स्ट्रिंग से 3 kg के एक ब्लॉक को हैंग किया, फिर हमने तीसरे स्ट्रिंग से एक 5 kg के ब्लॉक को हैंग किया। यहाँ पे ये मास की वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो इन तीनों के तीनों ब्लॉक पर क्या लगेगा, तीनों की तीनों बॉडी पर क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, वेट वाला फोर्स आएगा। 5 kg वाली बॉडी पर 5g, 3 kg वाली पर 3g और 2 kg वाली पर 2g का वेट लगेगा। और दूसरा ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन वाला फोर्स भी आएगा। एक ये रहा देखो पहली रस्सी में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे होगा टेंशन, इससे अवे T1, इससे अवे भी टेंशन T1 बिकॉज ये है रस्सी नंबर 1। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा, इससे अवे टेंशन आएगा T2 क्योंकि अब रस्सी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा, इससे अवे टेंशन आएगा T2। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा रस्सी नंबर 3 में, तो इसका टेंशन T3। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा, तो इससे अवे टेंशन T3। ये तीन टाइप के तीनों की तीनों रस्सियों में टेंशन आएगी। अब आपसे पूछा गया था यहाँ पर टेंशन T2, T1, T2 और T3 की वैल्यू। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यही क्वेश्चन सोल्व कराया था लेक्चर नंबर 2 में एकदम लास्ट में। तो आपको टेंशन T1, T2 और T3 की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम ये तीनों की तीनों बॉडीज का FBD बनाएंगे। 2 kg वाली बॉडी पर एक तो नीचे की तरफ लग रहा है वेट, एक तो नीचे की तरफ लग रहा है वेट, एक टेंशन T2 नीचे और T1 ऊपर। T2 लगेगा नीचे की तरफ और T1 लगेगा ऊपर की तरफ। ये तीन टाइप के फोर्सेस इस एक बॉडी पर लग रहे हैं। अब क्योंकि अपने पास हमने एक फिक्स सपोर्ट से इसको हैंग करके रखा है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। ये जो अपने पास सिस्टम है ये कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। अगर सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, F net इक्वल टू 0, तो सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी पर भी नेट फोर्स 0। ये वाली बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी, तीनों की तीनों बॉडीज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। सबसे पहले हम इस पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 करते हैं। इस पर देखो एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है T1, दो फोर्स नीचे लग रहे हैं T2 और 2g। तो नीचे लग रहे हैं तो हमने लिखा -T2 और -2g इक्वल टू 0। आपको यहां से मिलेगा T1 इक्वल टू, माइनस वाली दोनों टर्म को आप इस तरफ लेकर आओ, T2 प्लस 2g। ये दोस्त आपको मिली है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, FBD बना लीजिए। एक लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन T2, एक लग रहा है नीचे की तरफ टेंशन T3। ध्यान से देखो, एक नीचे की तरफ इसका वेट भी लग रहा है। यहाँ पर भी F net इक्वल टू 0 आपको करना है। आपको पता चलेगा कि एक टेंशन ऊपर की तरफ है T2, एक टेंशन और ये वेट वाला फोर्स है नीचे की तरफ। तो T2 ऊपर वाली तरफ,
T3 और 3G की तरह नीचे की तरफ है, -T3 माइनस 3G इक्वल टू 0। यहां से ये माइनस वाले टर्म को आप इस तरफ लेकर आइए बराबर के, आपको मिलेगा T2 इक्वल टू T3 प्लस 3G। ये आपको दोस्त मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब साथ में आपको अब क्या करना है, ये 5 kg वाली बॉडी का FBD बनाना है। इस पर एक तो टेंशन T3 ऊपर लग रहा है, बिल्कुल, एक लग रहा है नीचे की तरफ ये वेट वाला फोर्स, और कोई भी फोर्स इस पर नहीं है। इस पर भी आप F नेट इक्वल टू 0 कीजिए, F नेट इक्वल टू 0। एक फोर्स ऊपर की तरफ T3, एक फोर्स नीचे की तरफ 5G इक्वल टू 0। यहां से आपको टेंशन T3 कितना मिलेगा, 5G मिलेगा। ये आपने एक चीज कैलकुलेट कर ली, क्या कैलकुलेट की कि ये जो T3 है ये कितना है, 5G है। अच्छा, अब आप यही T3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए। T2 इक्वल टू T3 की वैल्यू कितनी, 5G प्लस 3G। आपको T2 कितना मिलेगा, 5 और 3 8G आपको मिल जाएगा। तो T2 की वैल्यू आपको कितनी मिली, 8G आपको मिल गई। अच्छा, अब टेंशन T1 की वैल्यू कितनी होगी, ये जो आपने T2 की वैल्यू निकाली है ना, इसको आप ये वाली इक्वेशन में रख दीजिए। T1 इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी आई, 8G आई प्लस 2G। 8 और 2 T1 कितना हो जाएगा, 10G हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था लेक्चर नंबर 2 में। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, जब नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, बॉडी कोई मोशन नहीं करेगी, सिस्टम कोई मोशन नहीं करेगा। यहाँ पर 3 बॉडी से मिलकर बना एक सिस्टम था, इसको हमने यहाँ से हैंग कर रखा था। ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा था, तो हमने इसको एकदम आराम से सोल्व कर लिया। अब आज के लेक्चर में हमें इस पूरे सिस्टम को एक फिक्स सपोर्ट से नहीं बांधना है। आज हमें इस पर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होगा, ताकि ये पूरा सिस्टम मोशन करे, और फिर उस मोशन के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। मतलब अभी हमें ये वाला केस पढ़ना है। शुरू करें? ओके, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मिटा दो इसको। चलो, एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको समझाता हूं। ये जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अपने पास ये कोई एक 2 kg की बॉडी है, दूसरी इससे कनेक्टेड एक 3 kg की बॉडी है, और तीसरी इससे कनेक्टेड एक 5 kg की बॉडी है। ये रस्सी नंबर 1, ये रस्सी नंबर 2, और ये जो 2 kg वाली बॉडी है, इसको मैं F इक्वल टू 120 न्यूटन के फोर्स के साथ में ऊपर की तरफ खींच रहा हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने इस तरीके का 3 मास का ये पूरा सिस्टम बनाया। ये तीनों मास एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये एक साथ मिलकर अपना खुद का एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाएंगे। जैसे इनमें से ये 2 kg वाले ब्लॉक को या फिर बॉडी को मैं ऊपर की तरफ 120 न्यूटन के फोर्स के साथ में खींचूंगा, तो ये फोर्स इसे अकेली बॉडी पर नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगा। जैसे अगर ये वाली बॉडी ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है, तो ये और ये वाली बॉडी भी ए एक्सेलरेशन से ही मोशन करेगी। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेलरेशन निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन होता है दोस्त एफ नेट बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये मैंने आपको बताया था, यही काम आपको करना है कनेक्टेड बॉडीज के मोशन में ऑलवेज। अब यहाँ पर नेट फोर्स कितना लग रहा है सर, 120 न्यूटन का ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है। क्या यही है नेट फोर्स? हाँ सर, ये एक फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है, यहाँ पर नेट फोर्स ये नहीं होगा। सुनो, वाई एक्सिस में कितना नेट फोर्स लग रहा है आपको ये बताना होता है। वाई एक्सिस में अकेला ये नेट फोर्स नहीं लग रहा है, वाई एक्सिस में इन तीनों की तीनों बॉडीज पर ग्रेविटी वाला फोर्स भी तो लगेगा। हाँ सर, वो भी लगेगा। ये जो 5 kg वाली बॉडी है, इस पर लगेगा डाउनवर्ड 5G का वेट, 3 kg वाली बॉडी पर लगेगा डाउनवर्ड 3G का वेट, और 2 kg वाली बॉडी पर लगेगा डाउनवर्ड 2G का वेट। तो आप नेट फोर्स कितना लिखेंगे? नेट फोर्स हम लिखेंगे, ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में 120 न्यूटन, 120 माइनस नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 2G, मतलब 20 न्यूटन। जी की वैल्यू हम कितने लेंगे, यहाँ पर 10 लेंगे। जी की वैल्यू हम कितने लेंगे, 10 यहाँ पर लेंगे। तो एक तो देखो ये 2 kg वाले पर लग रहा है 2G का ये वेट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 20। एक ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 3G, मतलब ये कितना हो गया, 30 हो गया। और एक ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 50 हो गया। 50 प्लस 30 प्लस 20 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, 2 kg प्लस 3 kg प्लस 5 kg, 2 प्लस 3 प्लस 5, एड इनको आप कर दीजिए, आपको मिलेगा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 120 माइनस 100, आपको मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5, और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
ये 0 से 0 उड़ेगा, आपको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको क्या मिलेगा दोस्त? एक्सेलरेशन तो इसके मोशन का मिल जाएगा। अब आपको बताना है ये दोनों की दोनों रस्सियों में टेंशन कितना आएगा, ये टेंशन भी आपको बताना है। करें शुरू कैलकुलेट करना। ठीक है, सबसे पहले हम इन बॉडीज पर लगने वाला फोर्स शो करेंगे, इन तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हम टेंशन निकाल लेंगे। जैसे ये रस्सी नंबर 1 है, इसमें एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, इससे अब टेंशन T1। दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, इससे अब टेंशन T1। अब क्योंकि ये रस्सी नंबर 2 है, चेंज होगी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये टेंशन T2, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंशन T2। आपने दोस्तों टेंशन बता दिया। एक एक करके हम तीनों बॉडीज का FBD बनाते हैं। सबसे पहले हम ये 2 kg वाली बॉडी का FBD बनाते हैं। 2 kg वाली बॉडी का हम FBD बनाते हैं। ये 2 kg वाली बॉडी पर ऊपर की तरफ लग रहा है दोस्त 120 न्यूटन का फोर्स, ये हमने लगाया था। एक नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट 2G का, और एक नीचे की तरफ देखो टेंशन T1 लग रहा है, टेंशन T1 लग रहा है। इतना सब कुछ काम हो रहा है और ये बॉडी मोशन बताओ किस तरफ कर रही है? ऊपर की तरफ मोशन कर रही है। तो ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव, नीचे वाले डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। हम क्योंकि यहाँ पर बॉडी वाई एक्सिस में मोशन कर रही है तो हम लिखेंगे एफ नेट वाई एक्सिस का इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ये हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया था, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है वाई एक्सिस में? ऊपर की तरफ 120 न्यूटन, नीचे की तरफ क्या है? ये 2G का देखो फोर्स लग रहा है। तो क्या लग रहा है? 2G का फोर्स लग रहा है। और क्या लग रहा है नीचे की तरफ? ये T1 वाला टेंशन वाला फोर्स लग रहा है, इक्वल टू मास कितना 2 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू आप यहाँ पर कितने लोगे? 10। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये फोर्स कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 120 माइनस 20 माइनस T1 इक्वल टू 2A। 120 माइनस 20 कितना होगा? 100। 100 माइनस T1 इक्वल टू 2A। ये आपको दोस्त मिली है इक्वेशन नंबर 1। ये आपको मिली है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आप यहाँ से टेंशन T1 एकदम आराम से निकाल सकते हो, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करके। बट पहले मैं ये तीनों की तीनों इक्वेशन बनाऊंगा, फिर एकदम आराम से सोल्व करेंगे। एक तो दोस्त आपको ये वाली इक्वेशन मिली है, दूसरी अब आप ये वाली बॉडी का 3 kg का FBD बनाओ। 3 kg की बॉडी पर एक तो लग रहा है ऊपर की तरफ दोस्त टेंशन T1, ये देखो टेंशन T1 ऊपर की तरफ लग रहा है। एक नीचे की तरफ लग रहा है वेट 3G का, और एक नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन T2 का। एक देखो टेंशन T2, एक 3G लग रहा है नीचे और एक T1 लग रहा है ऊपर की तरफ, और मोशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी आप लिखोगे एफ नेट वाई एक्सिस का इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। वाई एक्सिस में नेट फोर्स T1 ऊपर, T2 नीचे की तरफ बिल्कुल माइनस T2, 3G भी नीचे की तरफ तो माइनस 3G इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन 3A। ये आपने दोस्त लिख दिया है, ये आपने लिख दी इक्वेशन नंबर 2, ये आपने लिखी है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब ये तीसरी बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस तीसरी बॉडी पर 5 kg पर ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T2, नीचे की तरफ लग रहा है इस पर इसका वेट 5G, और ये मोशन कर रही है ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी नेट फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन करूं। एक तो टेंशन T2 लग रहा है ऊपर की तरफ, 5G लग रहा है नीचे की तरफ, तो T2 माइनस 5G इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन 5A। ये दोस्त आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है? टेंशन T1 और T2 निकालना है। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन में आप ये एक्सेलरेशन की वैल्यू रखो, एक्सेलरेशन की आप वैल्यू लिखो। आपको मिलेगा 100 माइनस T1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2 है। आपको मिलेगा 100 माइनस T1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। यहाँ से आप T1 को इस तरफ लेकर आओ और 4 को इस तरफ लेकर जाओ। आपको मिलेगा T1 इक्वल टू 100 माइनस 4। T1 की वैल्यू दोस्त आ जाएगी 96 न्यूटन। ये दोस्त आपने टेंशन T1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट अब तक की है। अब हम T2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। या तो आप ये T1 की वैल्यू यहां पर लिख दो, आपको मिल जाएगा दोस्त सीधा सीधा T2 वाला टेंशन, या फिर आप ये वाली इक्वेशन से टेंशन T2 निकाल सकते हो। T2 माइनस 5G को आप इस तरफ लेकर आओ, आपको मिलेगा ये प्लस 5G प्लस 5K। T2 आपको मिलेगा 5G में G की वैल्यू कितनी होगी? 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आपको मिलेगा 5, ये आपको मिलेगा 50 प्लस 5। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2। आपको मिलेगा टेंशन T2 इक्वल टू 50 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है? 10 होता है। 50 प्लस 10 आपको टेंशन कितना मिलेगा? 60 न्यूटन का मिलेगा।
इतना ज्यादा आसान। आपने टेंशन T1 भी निकाला पहली रस्सी में, टेंशन T2 भी निकाला दूसरे रस्सी में, और आपने एक्सेलरेशन तो इसके मोशन का निकाल ही लिया था। एकदम बढ़िया से, एकदम आसानी से। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन हम इसका करते हैं। अप्रोच मैंने आपको सिखा दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक 4 kg की बॉडी है, दूसरी इससे कनेक्टेड एक 5 kg की बॉडी है, तीसरी इससे कनेक्टेड एक 6 kg की बॉडी, और मैंने ये 6 kg वाली बॉडी पर 150 न्यूटन का फोर्स लगाया है। 6 kg वाली बॉडी पर 150 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब क्योंकि ये तीनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये एक साथ मिलकर अपना एक सिस्टम बनाएगी। जैसे ही मैं किसी भी एक बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से मोशन करेगा, सेम एक्सेलरेशन से मोशन करेगा। आपको मुझे इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे पहले बतानी है। देखो एक्सेलरेशन होता है एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स बताओ यहाँ पर कितना लग रहा है? नेट फोर्स एक तो नीचे की तरफ लग रहा है 150 न्यूटन, और एक साथ में इन तीनों ही बॉडीज पर नीचे की तरफ ही ग्रेविटी एक्ट करेगी। 4 kg वाली पर 4g, 5 kg वाली पर 5g, और 6 kg वाली बॉडी पर 6g का वेट इन पर एक्ट करेगा। ये सब फोर्स भी किधर है? डाउनवर्ड है, तो सारे फोर्स इसके साथ में ऐड होंगे। g की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है? 10, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 40, ये 50, और ये कितना? 60। 40 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? ये 4 प्लस ये 5 और प्लस ये 6, 4 प्लस 5 प्लस 6। आप लिखोगे एक्सेलरेशन इक्वल टू ये 40 प्लस 50 90 और 60 150। 150 पहले से पढ़ा था, ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 9 और 6 कितना? 15। ये 15 300 को 20 टाइम्स कट करेगा, आपको एक्सेलरेशन दोस्त मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अब एक चीज आप मुझे कैलकुलेट करके दो, ये आपका होमवर्क है। दोनों स्ट्रिंग में, दोनों रस्सियों में कितना टेंशन है, ये देखो मैं टेंशन शो कर दे रहा हूं कि ये जो अपने पास रस्सी नंबर है इस 1 है, इसमें टेंशन T1 है। रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितना है? T2 है। ये T1, T2 की वैल्यू आप मुझे बताओगे, इनकी वैल्यू आप मुझे बताओगे, कमेंट्स में आप इसका आंसर कर देना। हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम मासिव स्ट्रिंग या फिर थिक रोप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए पॉज करके, फिर हम थिक रोप का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अभी हम थिक रोप या फिर मासिव स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। देखो अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए ना स्ट्रिंग और टेंशन से रिलेटेड, उन सब में हमने स्ट्रिंग को लिया था मासलेस। रस्सी जो थी अपनी स्ट्रिंग, वो थी मासलेस या फिर आइडियल स्ट्रिंग, जिसका खुद का अपना कोई भी मास नहीं होता है, या फिर अगर होता भी है तो उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर स्ट्रिंग के पास, रस्सी के पास अगर मास होगा, जो रस्सी है वो थिक होगी, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें अभी पढ़ना है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेंशन का एक इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था कि ये हमारे पास एक M1 मास की बॉडी है, जो एक रस्सी से दूसरी M2 मास की बॉडी से कनेक्टेड है, और ये M2 मास की बॉडी तीसरी M3 मास की बॉडी से कनेक्टेड है। इनमें से किसी भी एक बॉडी पर मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, तो ये फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। अब हमें पता है कि जैसे हम ये फोर्स लगाएंगे मोशन होगा, ये जो रस्सियां हैं, ये जो स्ट्रिंग है, इनमें क्या आएगा? टेंशन आएगा। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इससे हमें टेंशन T1, क्योंकि ये रस्सी सेम है तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमें भी टेंशन T1। ये रस्सी नंबर 2 तो टेंशन चेंज, टेंशन इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमें T2, ये दूसरे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमें भी टेंशन T2। अब यहां पर ये जो एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग, इसमें टेंशन एकदम सेम रहता है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, इन सब में हमने स्ट्रिंग को आइडियल मासलेस स्ट्रिंग लिया है। आइडियल मतलब मासलेस स्ट्रिंग हमने लिया है, आइडियल मासलेस स्ट्रिंग हमने ली है। जो आइडियल मासलेस स्ट्रिंग होती है ना, इसका खुद का अपना कोई भी मास नहीं होता है। आइडियल मासलेस स्ट्रिंग का अपना खुद का कोई भी मास नहीं होता है, और अगर मास होता भी है तो उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रिंग के अंदर, एक आइडियल मासलेस स्ट्रिंग के अंदर हर जगह टेंशन सेम रहता है। ये वाले पॉइंट पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, और यहाँ पर भी टेंशन T। जैसे हमने देखो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से भी टेंशन T1 बताया, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से भी टेंशन T1, क्योंकि रस्सी क्या है? सेम है।
ये एक आइडियल मासलेस स्ट्रिंग है, तो एक रस्सी में, एक स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक आइडियल मासलेस स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेंशन एट ऑल पॉइंट्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक आइडियल मासलेस स्ट्रिंग में हर जगह क्या रहेगा, टेंशन सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम। ये वाले पॉइंट पर भी T1, बीच में कहीं पर भी T1 और यहां पर भी T1। जैसे कोई रस्सी चेंज होगी ना, दूसरी रस्सी आएगी ना, तो ही टेंशन अलग होगा, वरना एक रस्सी में, एक स्ट्रिंग में तो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम लिखेंगे अगर स्ट्रिंग चेंज तो ही क्या होगा, टेंशन चेंज होगा। जैसे ये देखो, ये एक रस्सी, ये रस्सी चेंज होकर दूसरी रस्सी आई, तो देखो इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2। लेकिन ये जो दूसरी रस्सी है ना, इस पूरी रस्सी में भी टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, T2 ही रहेगा हर एक जगह पर, क्योंकि ये भी क्या एक आइडियल मासलेस स्ट्रिंग है। तो जब तक अपने पास एक आइडियल मासलेस स्ट्रिंग है, उस एक स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम रहेगा। अगर स्ट्रिंग चेंज होगी तो ही टेंशन चेंज होगा। अब तक मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए। अगर अपने पास ये जो स्ट्रिंग है, इसके पास भी कुछ ना कुछ मास होगा, स्ट्रिंग अगर आइडियल मासलेस नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें अभी पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक सेटअप दिखाता हूं। ये अपने पास एक M1 मास की बॉडी, ये एक M2 मास की बॉडी, और ये दोनों बॉडीज आपस में एक साथ एक मोटी रस्सी से कनेक्टेड है, और इस थिक रोप का मास मैं बोल देता हूं स्मॉल m है, और हम इस M1 मास की बॉडी को F फोर्स के साथ में खींच रहे हैं। क्योंकि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से, एक थिक रोप, एक मोटी रस्सी से कनेक्टेड है, तो ये दोनों मिलकर भी क्या करेगी, अपना खुद का एक पूरा सिस्टम बनाएगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम मोशन करेगा। सिस्टम में प्रेजेंट ये सब के सब बॉडीज क्या करेगी, सेम एक्सेलरेशन से मोशन करेगी। लेकिन अब आपसे अगर मैं पूछूं इस रस्सी में टेंशन, तो आप बोलोगे सर कौन सी जगह पे निकाले टेंशन। यहां पर मैंने आपसे बोला कि रस्सी में टेंशन बताओ, आपने एक रस्सी में टेंशन T1 बता दिया, या फिर इस रस्सी का बोलूंगा, आप बोलोगे सर टेंशन T2 बता देंगे। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि आप मेरे को टेंशन बताओ, आप बोलोगे टेंशन कहां पर बताओ, इस जगह पर बताएं, इस जगह पर बताएं, इस जगह पर बताएं, यहां पर बताएं, या फिर यहां पर बताएं। मैं बोलूंगा क्यों भाई, टेंशन तो हर जगह सेम होता है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो इस बार रस्सी है ना, रस्सी, ये अपने पास इस बार मासिव स्ट्रिंग है, ये इस बार क्या है, मासिव स्ट्रिंग है। मतलब ये एक थिक रोप है, इस बार इस रस्सी के पास, इस स्ट्रिंग के पास अपना खुद का एक मास है। और जब भी स्ट्रिंग जो है ये मासिव होती है ना, तो हर जगह पे टेंशन सेम नहीं होता। तो मासिव स्ट्रिंग जब होगी, मासिव स्ट्रिंग जब होगी, मासिव स्ट्रिंग जब होगी, तो टेंशन हर जगह पर डिफरेंट होगा। टेंशन डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग। जब भी अपने पास एक थिक रोप होगी, एक मासिव स्ट्रिंग होगी, तो हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, अलग। इस पॉइंट पर अलग, ये वाले पॉइंट पर अलग, ये वाले पॉइंट पर अलग, ये वाले पॉइंट पर अलग, और ये वाले पॉइंट पर अलग। एक मासिव स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे अगर मैं आपसे इस जगह का टेंशन बोलूं, आप बोलोगे T1। अगर मैं आपको इस जगह का टेंशन बोलूं, आप बोलोगे T2। अगर मैं आपको ये वाली जगह का टेंशन बोलूं, आप बोलोगे T3। इस जगह का T4, इस जगह का T5। तो एक मासिव स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या रहेगा, अलग। लेकिन अगर एक आइडियल मासलेस स्ट्रिंग है, जो कि हम मोस्टली केस में लेते हैं, तो एक रस्सी में हर जगह टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर रस्सी चेंज होगी तो ही टेंशन चेंज होगा, वरना एक रस्सी में तो टेंशन क्या रहता है, सेम रहता है, एक आइडियल मासलेस स्ट्रिंग के लिए। जब भी हमें बोला होगा कि जो रस्सी है ये मासिव है, तो ये आपको क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया हुआ होगा। आपको क्वेश्चन में पहले से बोला होगा कि थिक रोप है, मासिव स्ट्रिंग है। क्या आपको ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो ये एक इसका थिक रोप का या फिर मासिव स्ट्रिंग का एक सॉलिड इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ना सीखेंगे कि कैसे आपको थिक रोप का क्वेश्चन सोल्व करना होता है, कैसे आपको थिक रोप का क्वेश्चन सोल्व करना होता है। फिर से हेडिंग डालेंगे थिक रोप या फिर मासिव स्ट्रिंग, थिक रोप या फिर मासिव स्ट्रिंग, थिक रोप। अभी देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इतने शानदार तरीके से फील कराने वाला हूं ना, कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। हेडिंग डाल ली हमने थिक रोप या फिर मासिव स्ट्रिंग। देखो ये मैंने आपके सामने एक थिक रोप बना रखी है, ये मैंने आपके सामने एक मोटी रस्सी बना रखी है, और मैं बोल देता हूं कि एक बार के लिए ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, इसका मास है m और लेंथ है l।
L लेंथ और M मास की ये अपने सामने कोई एक मासिव स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग का इस रस्सी का मास है, मतलब ये एक मासिव स्ट्रिंग है। अगर मैं इस पर, ये जो अपने पास रस्सी है, इस पर कुछ फोर्स लगाऊंगा तो इसमें टेंशन आएगा, बिल्कुल सर टेंशन आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टेंशन कितना है, तो आप मुझसे पूछोगे सर कौन सी जगह बताएं, कहां पर, यहां पर बताएं, यहां पर बताएं, यहां पर बताएं, यहां पर बताएं, या फिर यहां पर बताएं, हर जगह पर अलग अलग होगा टेंशन। तो हम एक काम करेंगे, हम एक जनरल पॉइंट ले लेंगे कोई भी। मैं आपके सामने ये एक जनरल पॉइंट ले रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट पी। हमें इस पॉइंट पी पर टेंशन कैलकुलेट करके सीखना है कि किस तरीके से मासिव स्ट्रिंग के लिए टेंशन कैलकुलेट किया जाता है। देखो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, कई स्टेप में हम ये टेंशन कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स सीखने होंगे, हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स सीखने होंगे, कुछ 2-3 स्टेप इसके होते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 होता है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। देखो जो भी आपको सिस्टम दिया होता है या फिर जो भी आपको थिक रोप दी हुई होती है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने पर आपको भी पता है कि मोशन होता है, एक्सेलरेशन अपने पास आता है, एक्सेलरेशन अपने पास आता है। सबसे पहले आपको ये मोशन का एक्सेलरेशन निकालना होता है, सबसे पहले आपको मोशन का एक्सेलरेशन निकालना होता है। एक्सेलरेशन होता है नेट अप्लाइड फोर्स एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। नेट फोर्स बताओ कितना लग रहा है, ये एफ का नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ का नेट फोर्स लग रहा है, और कुछ भी नेट फोर्स नहीं लगता। और टोटल मास कितना है, टोटल मास एकमात्र ये स्ट्रिंग है तो इसका मास है ये कैपिटल एम। तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा ए इक्वल टू एफ बाई एम। ये आपने स्टेप नंबर 1 तो सोल्व कर लिया। अब आपको स्टेप नंबर 2 सोल्व करना है, स्टेप नंबर 2 आपको सोल्व करना है। स्टेप नंबर 2 मैं यहां पर लिखूंगा। स्टेप नंबर 2 ये रहेगा कि अब आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमने यहां पर ये एक पॉइंट पी लिया है, हमने यहां पर क्या लिया, एक पॉइंट पी लिया है। यहां से हमको ये जो स्ट्रिंग है, ये जो पूरी रस्सी है, ये 2 पार्ट्स में बनती हुई दिखाई दे रही है। एक तो पॉइंट पी से पहले ये इतना पार्ट, और एक पॉइंट पी के बाद में इस रस्सी का ये बचा हुआ इतना पार्ट। एक एंड से यहां पर है, एक एंड से इतना दूर है ये अपने पास पॉइंट पी, और दूसरे एंड से ये इतना दूर है पॉइंट पी, है कि नहीं, हाँ सर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो अपने पास पॉइंट पी है, ये एक एंड से एक्स डिस्टेंस दूर है, एक एंड से एक्स डिस्टेंस दूर है, और दूसरे एंड से कितना डिस्टेंस दूर बचेगा। देखो पूरे की लेंथ एल है, मैंने बोला कि इतने डिस्टेंस अगर एक्स है तो इतनी बाकी बची हुई कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी। हमने ये जो पॉइंट पी है, यहां से इसको देख के ये जो पूरी रस्सी है इसके 2 टुकड़े कर लिए, 2 हिस्से कर लिए, कि ये जो पॉइंट पी है ये एक एंड से एक्स डिस्टेंस दूर है, दूसरे एंड से एल माइनस एक्स डिस्टेंस दूर है। ये 2 पार्ट हमने इस स्ट्रिंग के यहाँ पर कर रखे हैं। ये दोनों पार्ट को हमें 2 अलग अलग मास की तरह ट्रीट करना है, 2 मास की तरह हमें कंसिडर करना है, और हमें इन मास की वैल्यू निकालनी है। हमें यहां पर आगे स्टेप नंबर 2 लिखना है कि कंसिडर या फिर ट्रीट बोथ पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग, both parts of string as two different mass, as two different masses। ये जो हमने 2 पार्ट किया ना इस पॉइंट P से, ये अपने पास एक एंड से पॉइंट P के डिस्टेंस x है, और दूसरे एंड से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, l माइनस एक्स। हमने इस रस्सी के जो 2 टुकड़े किए हैं, 2 जो पार्ट किए ना, हमें इन दोनों पार्ट को 2 अलग अलग मास की तरह ट्रीट करना है। ये जो अपने पास पार्ट नंबर 1 है ना, एक्स डिस्टेंस वाला, एक्स डिस्टेंस वाला, इसको मैं यहां पर बनाता हूं, इसको मैंने यहां पर बनाया। ये अपने पास पॉइंट P है, अपने पास पॉइंट P, ये एक्स डिस्टेंस वाला पार्ट, इसके मास को मैंने एक बार के लिए बोल के रखा है m1। 2 अलग अलग मास की तरह मुझे ट्रीट करना है, इसके मास को मैंने एक बार के लिए बोला m1। और ये जो दूसरे एंड से जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट P का, जिसको मैंने l माइनस एक्स बोला, इसको मैंने बोला कि इसका मास है m2। एक पार्ट का मास m1, दूसरे पार्ट का मास m2। मैंने इसको 2 अलग अलग मास की तरह मैंने ट्रीट कर दिया। आगे हमें लिखना है कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग, कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग। मतलब हमें इस डायग्राम को इस तरीके से नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। चेंज ये करना है कि हमें कुछ इस तरीके से मानना है कि ये अपने पास एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कितनी थी, l माइनस एक्स थी, और इसका मास मैंने बोला m2, और दूसरी अपने पास जो पार्ट था इस स्ट्रिंग का बचा हुआ, वो इसका मास मैंने क्या बोला, m1 बोला, और इसके डिस्टेंस कितनी थी, x थी। मुझे यहाँ पर ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P,
इस जगह को ऐसे मानना है कि ये जो अपने पास मास m1 और m2 है ना, मतलब दोनों के दोनों पार्ट, ये एक पतली सी आइडियल स्ट्रिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक पतली सी आइडियल स्ट्रिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुझे मानना है। सुनो मेरी बात ध्यान से। स्टेप नंबर 1 में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें तो बढ़िया से निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये जो अपने पास दो पार्ट है ना इस पॉइंट पी के, इस पूरी रस्सी के, एक तो ये जो पॉइंट पी है ये इस एक एंड से x डिस्टेंस दूर, एक दूसरे एंड से l माइनस x डिस्टेंस दूर, ऐसे करके हमने इस रस्सी के दो पार्ट कर लिए। इन दोनों के दोनों पार्ट को हमें दो अलग अलग मास की तरह ट्रीट करना है, एक को मैंने बोला m1, एक को मैंने बोला m2। सिर्फ ट्रीट ही नहीं करना है, ऐसे मानना है कि ये जो अपने पास दोनों के दोनों पार्ट है ना, ये इस पॉइंट P वाली जगह पर एक आइडियल स्ट्रिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक आइडियल स्ट्रिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ में मैं ये फोर्स भी शो कर देता हूँ, साथ में मैं ये फोर्स भी शो कर देता हूँ। कर दिया शो फोर्स मैंने शो कर दिया। अब आप एकदम आराम से टेंशन निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको टेंशन निकालने में नहीं होने वाली है, क्योंकि ये देखो आपको एक आइडियल स्ट्रिंग की तरह दिखाई दे रही है। आइडियल स्ट्रिंग है तो इसमें हर जगह क्या होगा, टेंशन सेम होगा। अब देखो मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जो अपने पास आइडियल स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आएगा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इससे अभी टेंशन टी आएगा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इससे अभी टेंशन टी आएगा, बिकॉज इसको हमने एक आइडियल स्ट्रिंग माना है पॉइंट पी वाली जगह पर। क्या आपको इतनी बात एकदम अच्छे से समझ में? हाँ सर, इतनी बात एकदम अच्छे से मेरे को समझ में आ गई। ये टेंशन हम निकालना सीखेंगे, अभी सीखेंगे। पहले हमें ये m1 और m2 के बारे में जानना है कि ये असल में है क्या। इनको हमने m1 m2 बोल तो दिया है, ये असल में है क्या भाई, इनके वैल्यू हम सवाल में कैसे निकालेंगे ये भी अभी हम सीखते हैं। अभी देखो सब कुछ बढ़िया से समझाता हूँ। यहां से ये स्टेप नंबर 1 को मैं मिटा रहा हूं, स्टेप नंबर 1 को मैं मिटा रहा हूं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज करके हम आराम से ये m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो मैंने कहा कि अगर अपने पास कोई एक l लेंथ की स्ट्रिंग है तो इसका मास कितना है m। हमने एक l लेंथ की स्ट्रिंग ली तो इसका मास कितना है m। अगर मैं एक यूनिट लेंथ की स्ट्रिंग लेता तो इसका मास कितना होता m, ये l नीचे आ जाएगा m डिवाइडेड बाई l, m डिवाइडेड बाई l। अगर मुझे x डिस्टेंस का मास निकालना है तो वो कितना होगा, अगर x लेंथ है स्ट्रिंग की तो ये कितना हो जाएगा m बाई l मल्टीप्लाइड बाई x। ये इतना मास हो जाएगा, ये इतना मास हो जाएगा x लेंथ की स्ट्रिंग का, और x लेंथ वाली स्ट्रिंग के मास को मैंने क्या बोला है, m1 बोला है। तो ये m बाई l डॉट x क्या हो जाएगा, m1 मास का वैल्यू हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। और अगर मैं आपको l माइनस x लेंथ की स्ट्रिंग का मास पूछता तो वो कितना होता, वो होता m बाई l डॉट l माइनस x। ये हो जाता इस l माइनस x वाली लेंथ का मास। l माइनस x वाली का मास को मैंने क्या बोला, m2 बोला था, तो ये हो जाएगी m2 मास की वैल्यू। m1 m2 दोनों मास आपने निकाल लिए। m1 कितना होगा, m बाई l डॉट x, m2 कितना होगा, m बाई l डॉट l माइनस x। ये आपने दोनों के दोनों मास की वैल्यू भी एकदम आराम से निकाल ली है। अब अगर आपको ये रस्सियों में टेंशन निकालना है, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है तो वो कितना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बोला जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, जैसे हम फोर्स लगाएंगे पूरा सिस्टम मोशन करेगा, सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। तो ये मैंने फोर्स लगाया, पूरा सिस्टम मोशन किया ए एक्सेलरेशन के साथ में, तो सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी मोशन करेगी। मैंने इस रस्सी को दो पार्ट में बांटा, मैंने ऐसे बोला कि ये जो अपने पास रस्सी है इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक m1 और m2 मास की दो बॉडीज एक पतली सी आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये दोनों मोशन कर रही है। मतलब ऐसा हमको लगेगा जैसे ये m1 और m2 वाली दोनों बॉडीज ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मोशन कर रही है, ऐसा हमें लगेगा। ये चीज हमें माननी है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बात समझ में हमको आ गई है। हमने बोला कि पूरा का पूरा सिस्टम मोशन करेगा, सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी ए एक्सेलरेशन से मोशन करेगी। तो जैसे हमने फोर्स लगाया, स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये ए एक्सेलरेशन से मोशन करेगी, स्ट्रिंग के ये दोनों के दोनों पार्ट ए एक्सेलरेशन से मोशन करेंगे। इतनी बात एकदम बढ़िया से समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। तो अब आप ये दोनों बॉडीज का एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, और टेंशन की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले हम ये m2 मास वाली बॉडी का एफबीडी बनाते हैं। m2 मास वाली बॉडी पर एक तो आगे की तरफ टेंशन लग रहा है, बिल्कुल टेंशन लग रहा है। और क्या पीछे की तरफ कोई भी फोर्स है? नहीं सर, पीछे की तरफ कोई फोर्स है नहीं, और ए एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ तो जा ही रही है। हम लिखेंगे क्योंकि ये मोशन कर रही है तो एफ नेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन m2a। आगे की तरफ क्या फोर्स है? टेंशन t। पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू m2a। यहां से आपको टेंशन मिल जाएगा, यहां से आपको टेंशन मिल जाएगा। अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं इसको तो ये होगा t इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है ये देखो m बाई l डॉट l माइनस x, m बाई l डॉट l माइनस x।
L माइनस एक्स, साथ में ये एक्सेलरेशन ए तो है। एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको मिटाता हूँ, बढ़िया से लिखते हैं टेंशन T इक्वल टू m2 की अच्छा हमें वैल्यू पुट करनी है। m2 की वैल्यू हो जाएगी m बाई एल माइनस एक्स डॉट एक्सेलरेशन ए, ये आपको टेंशन मिलेगा। और अगर यहां पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखूं, एक्सेलरेशन कितना था स्टेप नंबर 1 में निकाला था, a इक्वल टू एफ बाई एम था। अगर मैं यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करूंगा तो हमें मिलेगा टेंशन T इक्वल टू m बाई एल माइनस एक्स। अच्छा, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू f बाई कैपिटल M, ये m से m उठ जाएगा, बिल्कुल से उठ जाएगा। आपको मिलेगा टेंशन T इक्वल टू ये एक तो ऊपर की तरफ f है, बिल्कुल f है, नीचे की तरफ L है और यहाँ ऊपर एक और साथ में L माइनस एक्स है। ये आपको दोस्त टेंशन की वैल्यू मिलेगी। डेरिवेशन के लेवल पे आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट जब मैं आपको अभी इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको ये बड़ा ही आसान लगने वाला है। पहले आप इन सबको नोट कर लीजिए, आपका काम दोस्त बन चुका है। आपको ये थिक रोप या फिर मासिव स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझ में आ चुका है। अगर कोई भी डाउट है ना, एक सवाल देख लो बस मेरे साथ, एक सवाल देख लो, अभी तुरंत मैं आपके लिए क्वेश्चन का सेट लेकर आ रहा हूँ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट? मिटा दूं इसको, मिटा दूं? चलो इसको मिटाता हूं और आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूं। सबसे पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 3 में आपको बड़े शानदार क्वेश्चन इसके कराऊंगा। थिक रोप या फिर मासिव स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अभी आपके सामने मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ थिक रोप ऑफ मास 4 kg एंड लेंथ 1 मीटर इज अटैच्ड टू ब्लॉक ऑफ मास 8 kg एंड पुल्ड बाय 12 न्यूटन फोर्स। हमने एक 4 kg मास और 1 मीटर लेंथ की एक थिक रोप को एक मोटी रस्सी को 8 kg के एक ब्लॉक के साथ में अटैच कर रखा है और हमने इस रस्सी को 12 न्यूटन के फोर्स के साथ में खींचा है। हमें बताना है सबसे पहले तो एक्सेलरेशन कितना है मोशन का, और दूसरा हमें बताना है कि ये जो रस्सी है, थिक रोप है, इसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर टेंशन कितना है। ये दो चीजें हमें बतानी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन होता है एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। कितना नेट फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। हमने 4 kg के एक थिक रोप को 8 kg के मास के साथ में अटैच कर रखा है, मतलब ये दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ब्लॉक के साथ में या फिर बॉडी के साथ में ये 4 kg की रस्सी, मोटी रस्सी, थिक रोप भी क्या है? कनेक्टेड है। तो ये दोनों कनेक्टेड बॉडीज एक साथ मिलके अपना खुद का एक पूरा सिस्टम बना लेगी और सिस्टम में प्रेजेंट किसी भी एक बॉडी पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स पूरे सिस्टम पर लगेगा। ये दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मोशन करेगी, सेम एक्सेलरेशन के साथ में मोशन होगा। ए एक्सेलरेशन के साथ में मान लो मोशन हो रहा है, तो ये जो अपने पास फोर्स है 12 न्यूटन का, ये पूरे के पूरे सिस्टम पर लग रहा है। हाँ सर, एकमात्र यही फोर्स है या कोई और फोर्स है? सर बस यही है। तो आप लिखोगे ए इक्वल टू 12 न्यूटन का फोर्स डिवाइडेड बाय इस पूरे सिस्टम का मास कितना है? 4 kg रोप का और 8 kg किसका? इस ब्लॉक का। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 12 बाई 12 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात, आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, आपका इतना काम तो दोस्त बन गया। अब आपको क्या करना है? एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर, स्ट्रिंग के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर आपको टेंशन निकालना है। पहले ये बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी पूरी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। एग्जैक्ट मिड पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट P है, ये स्ट्रिंग के एक एंड से होगा हाफ मीटर दूर, और दूसरे एंड से भी कितना दूर होगा? हाफ मीटर दूर होगा। आपको देखो ये लेंथ की बात पता चल गई है कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट P पर निकालना है ना टेंशन। हाँ सर, एग्जैक्ट पॉइंट P पर हमें टेंशन निकालना है। तो हमने क्या किया था? हमने ये जो पॉइंट P है ना, इसको देखते हुए हमने इस स्ट्रिंग के या फिर इस मोटी रस्सी के दो टुकड़े किए थे। एक के मास को हमने बोला m1, दूसरे के मास को हमने बोला m2। यही सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं कि ये अपने पास सबसे पहले 8 kg का ब्लॉक, 8 kg का ब्लॉक, बिल्कुल 8 kg का ये अपने पास ब्लॉक है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये जो अपने पास रस्सी है इसके हम दो टुकड़े करेंगे, दो पार्ट लेंगे। एक पार्ट तो इससे देखो ये कनेक्टेड है हाफ मीटर का एक पार्ट कनेक्टेड है, बिल्कुल। फिर हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये जो अपने पास पॉइंट P है इसकी जगह हम एक आइडियल रस्सी लेते हैं, छोटी सी हम एक पतली सी रस्सी लेते हैं। फिर हमने ये इसका दूसरा पार्ट किया, ये भी कितना है? हाफ मीटर का है। फिर ये अपने ये दूसरा पार्ट लिखा, ये भी कितना है? हाफ मीटर का है। और इस पर ये फोर्स कितना लग रहा था? 12 न्यूटन का लग रहा था। दोबारा से एक बार समझा देता हूँ।
हमने क्या किया, हमने बोला कि ये जो पॉइंट P है इसको देखते हुए, इसको कंसीडर करते हुए हम ये जो अपने पास रस्सी है इसके दो पार्ट करेंगे, दो अलग अलग मास के पार्ट करेंगे। अब क्योंकि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर है तो दोनों के दोनों पार्ट कितने के होंगे, आधे आधे मीटर के होंगे। ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2, इनके बीच में पॉइंट P था तो पॉइंट P की जगह हमने एक आइडियल रस्सी लगा दी। अब हम क्या करते थे, हमने दोनों पार्ट को कुछ ना कुछ मास भी दिया था। ये जो पहला पार्ट है इसको मैंने बोला मास m1, दूसरा ये जो पार्ट है इसके मास को मैंने बोला m2। m1 और m2 मैंने इसके मास को बोल दिया। अब मैं जैसे इसको खींचूंगा 12 न्यूटन के फोर्स के साथ में, तो ये जो अपने पास आइडियल रस्सी है इसमें टेंशन आएगा। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हुए टेंशन T, ये वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हुए भी टेंशन कितना T, क्योंकि इसको हमने एक आइडियल रस्सी माना है पॉइंट P वाली जगह पर। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब देखो टोटल मास कितना है, 4 kg। टोटल मास m कितना है, 4 kg। m कितना है, 4 kg है। लेंथ कितनी है, लेंथ है सर अपने पास 1 मीटर की। हमने इसके दो हिस्से किए थे, दो हिस्से किए थे। एक की लेंथ को हमने बोला x, दूसरे के लेंथ को हमने बोला था l माइनस एक्स। एक्स वाली कितनी है, हाफ मीटर की है। हाफ मीटर है एक का पार्ट, बिल्कुल। दूसरे वाला भी कितना पार्ट है, ये भी हाफ मीटर का ही है। दोनों पार्ट कितने, हाफ हाफ मीटर के है, तो हम मास इसका m1 और m2 दोनों निकाल सकते हैं। m1 मास को मैंने बोला था, ये था अपने पास, ये था m बाई एल डॉट एक्स, m बाई एल डॉट एक्स। और m2 कितना था, ये था m बाई एल डॉट एल माइनस एक्स। ये दोनों के दोनों पार्ट थे। सबसे पहले मास m कितना है, 4 kg है। लेंथ कितनी है, 1 मीटर। x कितना है, 1/2। ये 2 इस 4 को 2 टाइम कट करेगा, आपको मास m1 मिलेगा 2 kg। मास m1 आपको कितना मिला, 2 kg का मास आपको मिला है। m2 निकाले तो ये कितना होगा, कैपिटल M कितना है, 4 kg। लेंथ पूरी कितनी है, 1 मीटर। l माइनस एक्स की जगह भी हमने क्या लिखा, ये वाला पार्ट भी हाफ मीटर का है, हाफ मीटर का है। ये 2 इस 4 को 2 टाइम कट करेगा, आपको मिलेगा मास m2 2 kg का। तो आपको पता चला कि दोनों के दोनों पार्ट कितने के हैं, 2 kg के हैं। तो ये जो अपने पास m1 m2 है दोनों कितने हैं, 2 kg के हैं। ये भी 2 kg का, और ये जो अपने पास m1 है ये भी कितना है, 2 kg का ही मास है। दोनों के दोनों मास कितने किलो के हैं, 2-2 किलो के मास है। इतनी बात एकदम अच्छे से आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो पहले एक काम करते हैं, अपना बोर्ड पूरी तरह से भर चुका है तो पहले हम इसको मिटाते हैं, ये वाला डायग्राम बनाते हैं और बढ़िया से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, टेंशन हम निकालते हैं, टेंशन हम निकालते हैं। हाँ, तो हमने डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया था कि ये अपने पास 8 kg की बॉडी, 8 kg की बॉडी, इससे कनेक्टेड स्ट्रिंग का पार्ट कौन सा था, 2 kg वाला। फिर अपने पास आइडियल स्ट्रिंग, इसमें टेंशन ये T, इस तरफ भी टेंशन T, और ये दूसरा पार्ट भी कितना था, 2 kg का था। और यहाँ पर ये फोर्स लग रहा था 12 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा था। इतनी सारी बातें हो रही थी, और ये दोनों के दोनों जो बॉडीज है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये एक एक्सेलरेशन के साथ में मोशन कर रहा है। एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। दोनों का हम FBD बनाते हैं, FBD हम बनाते हैं। सबसे पहली बात, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। क्योंकि ये जो मेरे पास 8 kg और 2 kg है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ही तो है, एक साथ मिले हुए तो है। हाँ सर मिले हुए हैं। इन दोनों को मैं एक साथ मिलाकर 10 kg का भी तो बोल सकता हूँ, 10 kg का भी तो बोल सकता हूँ। हाँ सर बोल सकते हो। ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये वाला पार्ट 2 kg का। हाँ सर, और ये यहाँ पर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसी तो बात है? हाँ सर ऐसी ही बात हमको दिखाई दे रही है। यही तो बात है? हाँ सर यही वाली बात है। तो एक काम करते हैं, दोनों बॉडी का हम FBD बनाते हैं और हम निकाल लेंगे टेंशन। सबसे पहले ये वाली बॉडी की बात कर रहे हैं, इस पर आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन T का फोर्स लग रहा है। पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आप लिखोगे मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1। टेंशन आपको मिलेगा 10 न्यूटन का। टेंशन आपको कितना मिलेगा, 10 न्यूटन का। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये वाली बॉडी का FBD बनाकर। ये वाली बॉडी पर आगे की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स, बिल्कुल 12 न्यूटन। पीछे की तरफ लग रहा है टेंशन T, तो माइनस T, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास है 2, एक्सेलरेशन है 1। 12 माइनस T इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 को आप इस तरफ लेकर जाओ, T को आप इस तरफ लेकर आओ, आपको मिलेगा 12 माइनस 2 इक्वल टू, ये माइनस T इस तरफ आकर क्या बन जाएगा, प्लस का T बन जाएगा। 12 माइनस 2 कितना बचेगा, आपको मिलेगा टेंशन T इक्वल टू 10 न्यूटन। तो दोस्त आपको मैंने बढ़िया से टेंशन भी निकालना सिखा दिया, साथ में मैंने आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना भी सिखा दिया। ये सारी बातें एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से, क्या आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास यहां ग्राउंड पर एक कोई 5 केजी की बॉडी है, 5 केजी की बॉडी है, और ये मेरे पास एक दूसरी 5 केजी की ही बॉडी है। ये दोनों बॉडीज एक 2 केजी मास की 2 केजी मास की एक थिक रोप से एक दूसरे से कनेक्टेड है। 2 केजी मास की एक थिक रोप से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं इस सिस्टम पर 12 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, जैसे इस सिस्टम पर मैं 12 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तो आपको भी पता है कि ये फोर्स इस एक अकेली बॉडी पर नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा। जैसे मैंने ये वाली 5 किलो की बॉडी पर लगाया फोर्स, ये जो अपने पास फोर्स है ये इस एक अकेली बॉडी पर नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेगा। पूरा सिस्टम मोशन करेगा। अगर पूरा सिस्टम मोशन करेगा तो आप एक्सेलरेशन लिखोगे एफ नेट कितना, 12 न्यूटन का, डिवाइडेड बाय मास कौन कौन से है टोटल, एक तो ये सिस्टम में, एक ये भी सिस्टम में और ये भी सिस्टम में, तो 5 प्लस 2 प्लस 5 आपको मिलेगा 12/12। मतलब एक्सेलरेशन आपको कितना मिल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको दोस्तों एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक काम तो आपने कर दिया। अब आपको यहां से मैं 2-3 चीजें पूछूंगा। एक तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये एक मासिव स्ट्रिंग है, तो हाँ सर मासिव स्ट्रिंग है। मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो अपने पास मासिव स्ट्रिंग है, इसके आपको एक तो ये जो पॉइंट नंबर ए है ना, पॉइंट नंबर ए, इस जगह पे टेंशन बताना है, इस जगह पे आपको टेंशन बताना है। दूसरा आपको इसके एग्जैक्ट इस पॉइंट पर टेंशन बताना है, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर बी, और एग्जैक्ट आपको इसके मिड पॉइंट पर सी पर आपको बताना है टेंशन कितना है। टेंशन एट ए कोमा बी कोमा सी, ये तीनों जगह पे आपको दोस्तों टेंशन की वैल्यू बतानी है। ये तीनों जगह पर आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है। शुरू करें कैलकुलेट करना? हाँ सर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो पॉइंट नंबर बी है ना, यहां से शुरुआत करेंगे टेंशन बताने की। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर बी से शुरुआत करेंगे, 8 बी से हम शुरुआत करेंगे टेंशन बताने की। अगर हमें पॉइंट नंबर बी से टेंशन बताना है तो ये जो बी है ये अपना क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। बी क्या अपना ये रेफरेंस वाला पॉइंट है। इस जगह पे हम ये एक नॉर्मल आइडियल स्ट्रिंग लेकर आएंगे, बाकी जगह को आप क्या लिखोगे, नॉर्मली लिख दोगे। ये अपने पास 5 केजी की बॉडी, बिल्कुल 5 केजी की बॉडी, फिर ये 2 केजी की रस्सी, क्या है ये, एक 2 केजी की रस्सी है, बिल्कुल 2 केजी की रस्सी। ये वाली जगह ना पॉइंट, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पर हमें टेंशन बताना है, तो इस जगह को मैंने एक नॉर्मल आइडियल रोप की तरह ले लिया, एक आइडियल स्ट्रिंग की तरह मैंने ले लिया, और फिर मैंने लिखा ये 5 केजी का दूसरा ब्लॉक, और इस पर फोर्स कितना लग रहा था, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। और क्योंकि ये पूरे के पूरे सिस्टम पर फोर्स लगा रहा था, सिस्टम में प्रेजेंट हर एक बॉडी मोशन करेगी, ये भी एक एक्सेलरेशन से और ये भी एक एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करेगी। अब मैंने ये 12 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगा रखा है, तो ये जो आइडियल स्ट्रिंग है इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे भी टेंशन टी, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे भी टेंशन टी। आपको पता है ना हम ये आइडियल स्ट्रिंग क्यों लेते हैं, ये आइडियल स्ट्रिंग हमने अपने ट्रिक बना रखी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि जिस जगह पे हमें टेंशन निकालना है ना, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट वाली जगह पर आप ये एक आइडियल स्ट्रिंग लेकर आ जाओ। देख लो बाकी सारी चीज सेम है, ये 5 केजी 5 केजी, 2 केजी 2 केजी, बस हमने बी वाली जगह एक आइडियल स्ट्रिंग लिया है, और फिर ये देखो 5 केजी, 12 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। अब आप एफबीडी बनाओ और एकदम आराम से ये क्वेश्चन को सोल्व कर लो। सबसे पहले आप ये वाली बॉडी का एफबीडी बनाओ, इसका पूरे का आप एफबीडी बनाओ। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको ये 5 केजी और 2 केजी एक साथ में तो दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड, बिल्कुल, तो आप इन दोनों को मिलाकर 7 केजी भी तो बोल सकते हो। हाँ सर बोल सकते हैं। आगे की तरफ ये टेंशन टी, इस तरफ ये टेंशन टी, फिर अपने पास ये 5 केजी की बॉडी जिस पर लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स। अच्छा, सबसे पहले हम ये 7 केजी का बना रहे हैं एफबीडी। इस 7 केजी पर आगे की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है। 7 केजी पर आगे की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है, और एक्सेलरेशन तो इसके पास है ही, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन 7a। ये आपको दोस्त एक तो इक्वेशन मिली है। अच्छा, एक आप इसका भी एफबीडी बना सकते हो इस 5 केजी का। 5 केजी पर एक तो देखो आगे की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स, एक पीछे की तरफ देखो ये टेंशन टी लग रहा है, बिल्कुल ये लग रहा है, तो आगे की तरफ 12 न्यूटन, पीछे की तरफ टेंशन टी, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ये दोनों आपको इक्वेशन मिली है। दोनों इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखो, आपको दो सीधा सीधा टेंशन एकदम आराम से मिल जाने वाला है। आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू 1, तो आपको टेंशन टी कितना मिलेगा, 7 न्यूटन दोस्त मिल जाएगा। और इसको आप यहाँ दूसरी इक्वेशन से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी आप कर सकते हो। 12 माइनस टी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, 1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये कितना बनेगा, 5। 12 माइनस टी इक्वल टू 5,
माइनस टी को इधर लेकर आओ, 5 को आप उस तरफ ले जाओ, 12 माइनस 5 इक्वल टू टी। टी आपको कितना मिलेगा, 12 माइनस 5 मतलब 7 न्यूटन। देख लो, क्रॉस चेक करके भी मैंने आपको बता दिया। तो आपने ये पॉइंट बी पर तो एकदम आराम से टेंशन निकाल लिया। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर आ गई समझ में, बढ़िया से अपने मजे हो गए, शानदार। अब देखो मैं आपको टेंशन, ये जो पॉइंट नंबर ए है ना, यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। सर पहले ये पॉइंट सी, ये बाद में, ये बाद में, ये बाद में, पहले पॉइंट ए पर कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। आप क्या करोगे, वही काम करोगे। सबसे पहले आप 5 केजी की बॉडी लिखोगे, बिल्कुल 5 केजी की बॉडी। पॉइंट ए पर निकालना है तो इसकी जगह आप ये आइडियल स्ट्रिंग ले लोगे। बाकी सारा सिस्टम वैसे ही बना दो। ये आपने 2 केजी की थिक रोप बनाई, बिल्कुल बना दी। फिर हमने क्या किया, 5 केजी वाली दूसरी बॉडी बनाई, और इस पर क्या लग रहा है, ये 12 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा है। इतनी बात है, और इनके पास एक्सेलरेशन ए तो है ही। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब देखो ये एक अकेली चीज है, बिल्कुल अकेली चीज। देखो जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा, ये जो आइडियल स्ट्रिंग है इसमें क्या आएगा, टेंशन इससे अवे, और ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी अवे। ये मैंने टेंशन शो किया। अब ये एक अकेली चीज है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये 5 और 2 केजी को मैं मिलाकर 7 केजी भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। तो ये 7 केजी, बिल्कुल। इस पर एक तो आगे की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन, एक देखो पीछे की तरफ ये टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, और एक अपने पास ये क्या है, 5 केजी की बॉडी। अच्छा, दोनों के पास एक्सेलरेशन तो है, दोनों का एफबीडी बनाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो 5 केजी वाली बॉडी है ना, 5 केजी, इस पर आगे की तरफ टेंशन लग रहा है, और कोई फोर्स है नहीं, एक्सेलरेशन है। नेट फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। नेट फोर्स टेंशन टी इक्वल टू मास 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ए। आपको मिलेगा टेंशन T इक्वल टू 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब आपको टेंशन कितना मिलेगा, 5 न्यूटन मिल जाएगा। क्रॉस चेक भी कर सकते हो ये 7 केजी वाली का एफबीडी बनाकर। 7 केजी वाली बॉडी पर आगे की तरफ 12 न्यूटन का ये अपने पास फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ टेंशन T लग रहा है, और आगे की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन तो है। नेट फोर्स आप लिखोगे आगे की तरफ 12, पीछे की तरफ टेंशन T इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन 7 है। 12 माइनस टी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, 1। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होता है, 7। 12 माइनस टी इक्वल टू 7। 7 को इधर लाओ, टी को आप इस तरफ लेकर आओ, आपको मिलेगा 12 माइनस 7 इक्वल टू टी। टेंशन टी आपको कितना मिल जाएगा, 5 न्यूटन मिल जाएगा। तो पॉइंट बी पर टेंशन कितना है, 7। पॉइंट ए पर कितना है, 5 है। देख लो, आपको पता चला है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टेंशन है अगर मासिव स्ट्रिंग है तो। सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब ये पॉइंट सी पर निकालेंगे हम टेंशन। पॉइंट सी पर हम निकालेंगे टेंशन। पॉइंट सी पर टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो पॉइंट सी एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का अभी अभी मैंने आपको किस पिछले सवाल में सिखाया था, जब मिड पॉइंट होगा तो मास बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ। जैसे वहां पर 4 केजी था तो एक तरफ दूसरी तरफ दोनों 2 केजी आया था, यहाँ पर 2 केजी है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे निकालना तो 1 केजी दोनों तरफ हो जाएगा, दोनों तरफ 1 केजी हो जाएगा। आपको मिलेगा ये 5 केजी, बिल्कुल 5 केजी। फिर 1 केजी हो गया एक तरफ, बिल्कुल सर 1 केजी। फिर आप पॉइंट सी की जगह ये बना दोगे आइडियल स्ट्रिंग, फिर 1 केजी आप दूसरी तरफ लाओगे, बिल्कुल, और ये 5 केजी हो गया इस तरफ। 5 केजी आपको मिला दोस्त इस तरफ। अब ये आइडियल स्ट्रिंग है, इसमें आप टेंशन दिखाओ, टेंशन टी, ये 5 केजी पे लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स, इनके पास एक्सेलरेशन तो दोस्त है ही पहले से। ठीक, देखो ये 5 और 1 6 केजी मिल जाएंगे, बन जाएंगे दोनों साथ में मिलकर। ये क्या बन जाएंगे, 6 केजी बन जाएंगे मिलकर। ये आइडियल स्ट्रिंग जिसमें टेंशन, ये दोनों भी देखो 5 और 1 मिलकर कितने बन जाएंगे, 6 केजी बन जाएंगे। इन पर क्या लग रहा है, ये 12 न्यूटन का फोर्स तो दोस्त लग ही रहा है। दोनों का एफबीडी बनाओ, आपको मिल जाएगा। ये जो 6 केजी है इस पर देखो सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ एक टेंशन टी लग रहा है, टी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मतलब 6a। टी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू 1, आपको मिलेगा दोस्तों टेंशन 6 न्यूटन, और ये दूसरी तरफ से आप खुद ही निकाल लोगे, आपको पता चलेगा आगे की तरफ है 12 न्यूटन का फोर्स, पीछे की तरफ टेंशन टी है, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। 12 माइनस टी इक्वल टू 6, 6 को इधर लेकर आओ, आपको मिलेगा 12 माइनस 6, माइनस टी को इधर लेकर आओ, आपको मिलेगा प्लस का टी इक्वल टू 12 माइनस 6 मतलब 6 न्यूटन। एकदम बढ़िया से पॉइंट ए बी सी तीनों पर मैंने आपको टेंशन कैलकुलेट करना सिखा दिया। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर में हम पुली ट्रिक और पुली के क्वेश्चन करेंगे।